देखो ध्यान से समझना, मैं बहुत आराम से समझाऊंगा इसे, ठीक। बहुत ही पेचीदा मामला। अब पेचीदा मामला है किस तरह, देख लो। मैं अपने हिसाब से डिवीजन कर लिया इसका, समझ में आया बात ये, जिस हिसाब से डिवीजन कर लिया ताकि पेपर के क्वेश्चन भी आराम से सोल्व हो जाए। इधर देख लो क्या है, क्या बोला, मनी एंड बैंकिंग पढ़ रहे हैं, मुद्रा एवं बैंकिंग। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हो, मौद्रिक नीति हो, उसके तहत ना मार्केट में कितना पैसा जाएगा करेंसी पर कंट्रोल करने के लिए, ऋण या मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रित करने के लिए, या धन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल करता है। पहले नंबर पर वो तुम उसके दो प्रकार के उपाय है, एक तो होगा मात्रात्मक उपाय और दूसरा गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय को हम क्वांटिटिव इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। ये क्वांटिटिव इंस्टॉलमेंट के तहत ये बताया जाएगा कितनी क्वांटिटी जागी, जो करेंसी है, जो मुद्रा मार्केट में जागी कितनी, इसके तहत हमें। दूसरे नंबर पर आरबीआई केवल इतना ही इस्तेमाल नहीं करता, इसका भी इस्तेमाल करता गुणात्मक उपाय का। पैसा किस दिशा में जाएगा, कृषि क्षेत्र में पैसा जाएगा नहीं जाएगा, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग उसके तहत एग्रीकल्चर सेक्टर में या एमएसएमई को पैसा जा रहा नहीं जा रहा, ये बात का भी ध्यान नहीं रखा होगा कौन, आरबीआई। समझ में ये बात है, ये आरबीआई की खास बात होगी। आरबीआई दो प्रकार के उपाय करता पैसे को नियंत्रित करने के लिए। पैसे को नियंत्रित करने का मतलब क्या हो, पहले नंबर पहला उपाय उसका मात्रात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय के तहत तू देखेगा पैसा कितना मार्केट में आया। दूसरे नंबर पर ये कितना कंट्रोल करना उसको, कितना नहीं, उसके अंदर जो टूल्स होते हैं, उपकरण होते हैं उसके, वो हम पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले नंबर पर हम आरक्षित निधि पढ़ रही। आरक्षित निधि के तहत जो आरबीआई ने वो देखेगा कि उसे कितना पैसा अपने पास रिजर्व करके रखना। अब देखो, चाहे हमने सीआरआर पढ़ा है चाहे एसएलआर पढ़ा है, तो उसके अंदर रिजर्व नहीं आता। रिजर्व का मतलब क्या हो, आरक्षित। तो इसे हम आरक्षित निधि कहते हैं। क्यों, क्योंकि बैंक की ना जो हालत है वह कुछ ही घंटों में नहीं, कुछ ही सेकंडों में भी खराब हो जा। क्यों, क्योंकि अब तो फोन पे, पेटीएम, सारे लोगों ने अगर पीएनबी से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया ना, हो सकता है 2 घंटे में पीएनबी बर्बाद हो जा। सही बात है। अब बैंकों की जो है ना, अब बैंकों की जो लिक्विडिटी है, तरलता जिसे कहते हैं, वह कुछ ही घंटों में नहीं कुछ ही मिनटों में चेंज हो सकती है। इसीलिए बैंक को ना अपने पास कुछ रिजर्व बना कर रखना पड़ता है। और खाली हाथ तो बिजनेस होता ही नहीं, ये बात तो पिछली वाली क्लास में बताई गई कि खाली हाथ बिजनेस नहीं होता बिल्कुल भी। तो उसको कुछ ना कुछ तो धन आपस में, निधि या फंड आपस में रखना पड़ेगा। तो ये आरक्षित निधि के अंतर्गत आएगा। इसमें दो, एक तो सीआरआर पढ़ा है ना, सीआरआर का जो रेट है, अब भारत में सीआरआर काम नहीं करता, इस पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता पूरी तरह। तुम जानते हो सीआरआर है ना, इसे भारत सरकार जो आरबीआई है उसे कई दिन से बढ़ाया नहीं। क्यों, क्योंकि सीआरआर भारत में पूरी तरह फैल हो चुका है। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि जैसे सीआरआर को बढ़ा देते हैं तो सीआरआर को बढ़ाने पर बैंकों की लोन देने की क्षमता कम हो जाती है। और जैसे बैंकों की लोन देने की क्षमता कम हो जाती है तो जो ब्याज है ना, ब्याज उत्पादन लागत का अहम हिस्सा, तो फिर वहाँ लागत प्रभावित होगा। वैसे तो जो बढ़ा कम ना, अगर उसे बढ़ा अगर महंगाई कम भी करी तो दूसरी तरफ तो रॉ मटेरियल तो महंगा होगा। तो इसका मतलब सीआरआर भारत में फैल हो चुका पूरी तरह। ये आप पिछले वाली क्लास में पढ़ चुके, समझ में आया बात है। दूसरे नंबर में बताया हो सकता जो एसएलआर है, और ये बताया मैंने सीआरआर पर जो आरबीआई है वो ब्याज नहीं देती बिल्कुल भी। ब्रांच की मुख्य शाखा में बंद करके लोकर में रख दिया जाए। सीआरआर भारत में फैल हो चुका। अब एसएलआर जिसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं, इसका जो रेट पहले बहुत ज़्यादा था, अब इसका रेट लगभग 18% के आसपास चल रहा है। चेक करना चाहिए गूगल पर जाकर, आरबीआई की वेबसाइट पर 18% के आसपास जो ना रिजर्व मेंटेन करना होगा। क्योंकि कोई भी इंसान अगर हाथ में पैसे लेकर चलेगा ना तो उसे बिजनेस करना होगा। बैंकिंग एक प्रकार का बिजनेस है। जब बैंकिंग एक प्रकार का बिजनेस होगा तो हाथ में पैसे लेकर चलने होंगे, और जब हाथ में पैसे लेकर चलने होंगे तो इसका मतलब कितने पैसे लेकर चलने होंगे यह बात ये खुद नहीं तय कर सकते। हमारा तुम्हारा बिजनेस होगा उसमें तुम स्वयं तय करते हैं, लेकिन जो बैंकिंग एक बिजनेस है उसमें इनके पापा जी तय करते हैं। इनके पापा जी का नाम क्या है, आरबीआई। आरबीआई बताते हैं आपको 18% एसएलआर मेंटेन करना होगा। उसने कहा ये कहाँ रखना होगा, ये आपको अपने ही पास रखना होगा। तो आरबीआई के पास नहीं रखना है, किसके पास रखना, अपने ही पास रखना। उसने कहा अच्छा तो इस पर आप मुझे ब्याज दोगे। जो वाणिज्यिक बैंक इन्होंने कहा आरबीआई जी आपने कहा कि 18% जितना ही पैसा हमारे यहाँ जमा हो रहा, जितना ही पैसा एसएलआर के तहत 18% जमा हुआ, क्या आप मुझे इस पे ब्याज दोगे। उसने कहा क्यों दूँ ब्याज, बेवकूफ़ होगे तुम, ऐसे कैसे ब्याज दे देंगे। समझ बात क्या, ब्याज देने से मना कर दिया। समझ में आए बात है, अब ब्याज दिया नहीं जाता बिल्कुल भी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप ये 18% पैसा मैनेज कर रहे हैं, और इस 18% जो पैसा मैनेज कर रहे हैं आप, ये इस पैसे के अगर आप पैसे में एक खूबी हो, अगर उसके रूप को बदल दो ना तो आप उस पैसे से पैसे बना सकते हैं। समझ बात है, पैसे से क्या बना जा सकता है, पैसा। अब गांव में कोई जादू दिखाने वाला आया, वो इंसान तो है नहीं कि 1-2 रुपए का सिक्का रखकर 10 का बना दिया। समझ बात है, लेकिन पैसे में यही खूबी हो करेंसी में, जैसे हम उसका स्वरूप चेंज कर देंगे तो उसका ना तो समझ जाओ उसकी ऑटोमेटिक वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ बात है, जैसे मेरे पास 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का मैं सोना खरीद कर रख लूँ, और हो सकता है उसके दाम बढ़ जाए। जैसे दाम बढ़ जाएंगे तो समझो गेन हो जाए, प्रॉफिट गेन होगा मुझे, तो समझ मुझे लाभ हो जाने वाला नहीं। चलो
इसी तरह तो SLR का ना जो पैसा जो 18% बैंकों के वाणिज्यिक बैंकों के पास रखा हुआ, समझ नहीं बात है, क्यों रखा उसने पता कि लिख क्या, कोई पूछने लगा तुम SLR का पैसा मेंटेन क्यों करा, SLR का पैसा जो 18% क्यों रखा है, इसका मतलब भारत के आम लोगों का ध्यान रखने के लिए RBI ने 18% अगर वाणिज्यिक बैंकों को कहा ना कि 18% जितना भी तुम्हारे यहाँ टाइम डिपॉजिट हो रहा जितना भी डिपॉजिट हो रहा है उसका नेट डिपॉजिट जितना हो रहा जितना लोगों ने पैसा जमा करा ना कुल पैसा जमा करा, समझ बात, उसका 18% अपने खाते में तुम्हें रखना ही पड़ेगा। 4% तो मुझे दे दो CRR के तहत, समझ बात यार, वो मेरे नाम से बैंकों की मुख्य शाखा बंद करके रख दो और अब तुम 18% और रखना पड़ेगा। और RBI को जो वाणिज्यिक बैंक दूसरे उन्हें गुस्सा तो आना ही था, समझ में कहने लगे आप हमारे पैसा हम मेहनत हम कर रहे और आप हमें बता रहे आदेश दे रहे हैं, हमें स्वायत्ता देनी चाहिए आपको। नहीं RBI ने क्या कहा पहले नंबर पर, जब ऐसे RBI ने कहा ना आपको 18% मेंटेन करना पड़ेगा, मैं RBI हूँ, आप वाणिज्यिक बैंक हो, मैंने कहा आपको 18% मैनेज करना पड़ेगा। मैं पूछने लगा, तुम पूछने लगे मेरे से क्यों, पैसे बिजनेस तो हम कर रहे, मैंने कहा एक बात मत भूल लो, जिस पैसे से तुम बिजनेस कर रहे हो वो तुम्हारा पैसा नहीं है, सही बात यह, जिस पैसे से तुम बिजनेस कर रहे हो तुम्हारा पैसा नहीं है और वो भारत के आम लोगों का पैसा, और भारत के आम लोगों की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी, इसलिए जो मैं कहता हूँ तुम वही करना होगा। तुम कौन हो, वाणिज्यिक बैंक, मैं कौन हूँ, RBI। तो RBI के द्वारा जो गाइडलाइंस या दिशा निर्देश दिए जाएंगे वो तुम्हें फॉलो करने होंगे, ठीक, क्योंकि बैंकिंग एक बिजनेस है और जो बिजनेस है ना तो बैंकिंग एक प्रकार का वोलाटाइल बिजनेस है, दे इसे दूसरी भाषा में हम कहते हैं दे आर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, आप दूसरों के पैसे से पैसा कमाते हैं, क्या कहा, दे आर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, आप जो ट्रेड करते हैं दूसरों के पैसे से पैसा कमाते हैं, समझ बात है। इसलिए आप मुझे ये तर्क उठाना आपका फिजूल है कि आप ना SLR पर ब्याज क्यों नहीं दे रहे, समझ में आई बात, तो इस बात को मत भूल लो, ठीक। SLR के तहत जो कहा गया ना तुम 18% जो पैसा वो मेंटेन करके रखना, तो तुम्हें तो लॉस हो जाने वाला, लेकिन मैं RBI हूँ, मैं आपका ध्यान रखूंगा। पहले मैंने 18% तुम कहकर भारत के आम लोगों का ध्यान रखा, अब मैं तुम्हारा भी ध्यान रखूंगा। अब मैं तुम्हें कहता हूँ जो तुम 18% पैसा ना हो, वैसे तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी लोकर भंडार का बंद करके रख दो। सबसे पहली खास बात, तुम्हारे पास जो 18% जो पैसा मौजूद है उसका तुम स्वरूप चेंज कर दो, और जैसे तुम उसका स्वरूप चेंज कर दोगे ना उसका पैसा जनरेट हो जाएगा। जैसे 18 मतलब 13% के आसपास कुछ परसेंटेज तो तुम कैश के फॉर्म में रखो, समझ बात, कैश जरूरी हो हाथ में। जैसे चाय वाला भी लिक्विडिटी को फॉलो करके चलता, वो तो हाथ में तरलता रखता, कैश जरूर रखता है, जब भी तो दुकान खोल लगा सुबह भी जाकर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, खाली जाएगा और कोई दुकान पाया और 10 रुपये 20 रुपये का नोट लेकर 5 रुपये की चाय बनवाई और दूसरी दुकान को तोड़ता फिर रहा हो, समझ बात है, समस्या तो हो जाएगी, दूसरा ग्राहक भाग जाएगा उसका, समझ बात है। ऐसा खाली हाथ बिजनेस नहीं होता, तो बिजनेस का ये रूल हो, कुछ लिक्विडिटी हाथ में जरूर चाहिए, समझ में आया बात है। तो दूसरे नंबर पर पहले तो भारत के आम लोगों का ध्यान रख दिया, अब दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर ये हो ताकि बैंकों का भी ध्यान रखा जा सके। जब बैंकों का ध्यान रखा जा सके तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो बैंकों को उस पैसे का स्वरूप बदलना होगा। तो पहले नंबर पर कुछ पैसा तो कैश के रूप में रख लो बैंकों को, मैं हूँ RBI, आप वाणिज्यिक बैंक को, मैंने कहा आपके पास 18% जितना भी जमा हुआ था उसका 18% आपको रिजर्व मेंटेन करके रखना होगा SLR के तहत, ताकि आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना हो, समझ में आई बात है। आपने कहा जी ठीक है, आपने जो पैसा रखा 18 मतलब 13 रुपये के आसपास, 18% जो पैसा तो बहुत सारा हो सका, लेकिन मोटे मोटे तौर पर 18 रुपये मान लो, 18 रुपये में तो तुम्हें 13 रुपये, वो भी खुद नहीं बताने का, वो भी मैं खुद ही बताऊंगा, वो तुम नहीं बताने के, कितना पैसा तुम्हें कैश की फॉर्म में रखना और कितना गोल्ड की फॉर्म में रखना, समझ नहीं बात है, ठीक। लेकिन तुम क्या करो, तो कुछ पैसे को तुम गोल्ड खरीद कर रख लोगे, गोल्ड की खास बात हो उसके दाम लगातार बढ़ते रहे, तो तुम्हारा पैसा ना ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। तुम्हारे पास 18% पैसा मौजूद है, तुम वाणिज्यिक बैंक हो, मैं RBI हूँ, समझ बात है। सामान्य तौर पर ये क्या लिखा पढ़ी वाली कुछ बात है ही नहीं इसमें, समझ नहीं बात है, वही वाली बात आ रही। अगर तुम किसी RBI के गवर्नर से जाकर पूछोगे, सही बात है कि जो हो SLR क्या हो, जिसका पैसा कैसे मेंटेन करे जा, तो वहाँ बैठ कर नोट्स बनाओगे, वो तो आराम से आराम भाषा में बताएगा ना, देखो जी बैंक हमारे पास पैसे जमा करते हैं, वो ऐसे तो बैठ कर बातचीत करेगा, चाहे पीता रहेगा, ऐसा होगा तुम वहाँ भी कप पेन लेकर बैठ जाओगे, मैं लिखवाना शुरू कर दूंगा, तो हेडिंग डाल कर जी बजा जी दोबारा बोलिए वो तो ऐसे मान लो मैं RBI का गवर्नर हूँ, तो मेरे साथ बात करनी है, तो बैठ कर बात जो बेंच होगी उस पर ऐसी तो बैठ कर बातचीत होगी, सुना जी आजकल आप SLR बढ़ा नहीं रहे, ऐसे तो बात करोगे, तो लिखोगे जी हेडिंग बना लो SLR बढ़ाया नहीं घटाया, तो ऐसा इतना साधारण बता दो चीज़ों को, उसी लेवल पर जाकर सोचो, जब उस चीज़ को उसी लेवल पर जाकर सोचोगे ना तो फिर चीज़ें बहुत आसान दिखाई देगी, ठीक। अब दूसरे नंबर पर जैसे तुमने तो पूछा है SLR का जो पैसा, तुमने मेरे से पूछा जी SLR का पैसा कहाँ रखो, अरे भाई मैं नहीं रखता, अरे मैं RBI हूँ, मैं कहता हूँ जो वाणिज्यिक बैंक है ना मैं नहीं रखा, तुम साधारण जनता तुम मेरे से आकर पूछ रहे, मैं RBI का गवर्नर हूँ जी, बैंक SLR का पैसा कहाँ रखो, भाई ये अपने पास ही रखा जी, इनका पैसा जो पैसे को चेंज नहीं करते हैं ना जी ना, हाँ ये पैसे को चेंज करो,
कुछ पैसे का तो गोल्ड खरीद ले भाई मैं, और कुछ पैसे का मैं क्या कर बॉन्ड में निवेश कर दो। कुछ पहले नंबर पर तो पहले नंबर पर क्या करेंगे, पहले नंबर पर तो क्या करेंगे, कैश रखेंगे, कैश तो बेहतर कुछ नहीं है। दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, गोल्ड खरीद लेंगे, गोल्ड जल्दी बिक जाएगा। तीसरे नंबर पर बिल्डिंग खरीद लेंगे, क्योंकि बिल्डिंग को बिकने में टाइम लग जाएगा। और यहाँ बात लिक्विडिटी की आ रही है, यहाँ बात आ रही है लिक्विडिटी की। और लिक्विडिटी ऐसी चीज है इस टाइम कुछ ही घंटों में नहीं, मात्र कुछ मिनटों में चेंज हो जा। कोई एसबीआई उसके आरबीआई के खिलाफ अफवाह फैला दो, आरबीआई के नहीं उसके एसबीआई के खिलाफ अफवाह फैला दो कि एसबीआई बैंक डूबने वाला, तो फटाफट लोग पता क्या करेंगे, बैठे बैठे घर एक बटन इधर दबाएंगे, एक बटन इधर दबाएंगे, दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर। सही बात है। और कुछ घंटों में एसबीआई पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये हूँ अफवाहें। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? ठीक। तो इसका मतलब कि जो लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए जो आरबीआई जो वाणिज्यिक बैंक है उनके पास जो पैसा पड़ा हुआ है, एसएलआर का पैसा पड़ा हुआ, वे तो बिल्डिंग नहीं खरीद सकते, मूर्खता होगी। समझ नहीं बात यार। लेकिन अब भारत जो आरबीआई है, आरबीआई ने दोनों चीज़ों का, दोनों लोगों का ध्यान रख दिया। पहले नंबर पर हमारा ध्यान रखा आम जनता का, मैं आरबीआई हूँ, मैंने आम जनता का ध्यान रखा। दूसरे नंबर पर एसएलआर का पैसा मेंटेन करने के बाद मैंने तुम्हें कहा तुम अपने पैसे के स्वरूप को चेंज कर दो, तो तुमने किसका ध्यान रखा, वाणिज्यिक बैंकों का ध्यान, आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों का ध्यान रखा। तीसरे नंबर पर वो क्या करेगा, सरकार का भी ध्यान रखेगा, क्योंकि वो सरकार का भी बैंकर है। समझ नहीं बात है। अब सरकार के लिए क्या करेगा वो, अब जो गवर्नमेंट एक तरफ, अब गवर्नमेंट पर क्या करेगा, जो सिक्योरिटीज प्रतिभूति जिसे दूसरी भाषा में बॉन्ड कहते हैं, गवर्नमेंट पर बॉन्ड जारी करवाया जाएगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी होगी, और वे जारी होगी। अब क्या कर रही है ये बैंक, वाणिज्यिक बैंक उन्हें खरीद देंगे। लेकिन जो बॉन्ड हो वे एक साल वे जो हो वे दीर्घकालिक हो, क्या हो, लेकिन समस्या तो अभी है। हम वही बात, तो इस बात की आलोचना करते हैं जो वाणिज्यिक बैंक की आप तो कह रही हैं ये जो वाणिज्यिक जो हमारा जो हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये तो हमारी बिकने की नहीं, जब बिकने की नहीं, और हम पैसे की तो भी सुविधा, तो इस बात पर आलोचना करते हैं। अब इस बात को यहाँ तक समझना था, हम समझ में आया बात है, यहाँ तक समझ लो। अब हम अपनी कहानी को कहाँ लेकर आ रहे हैं। सीआरआर पढ़ लिया, एसएलआर, ये पूरा मैंने रिपीट कर दिया, कहानी में रिपीट कर दिया, बिल्कुल एक कहानी की तरह रिपीट कर दिया। अब वैधानिक तरलता अनुपात, जिसे सांविधिक चल निधि अनुपात भी कहते हैं, इसमें रेपो रेट पढ़ेंगे। तो रेपो रेट तो बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका मतलब समझो क्या था। हमने कहा भाई ये एसएलआर है, ये आरबीआई है, आरबीआई ने ऑर्डर दिया वाणिज्यिक बैंक को, कॉमर्शियल बैंक को, ये कॉमर्शियल बैंक, इन्हें कहा गया कि तुम 18% पैसा ना इसे मैनेज करके रखना, इसे मैनेज करके रखना अपने पास, रिजर्व करके रखना। किसके तहत, एसएलआर के तहत। एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, इसके तहत वाणिज्यिक बैंक के पास पैसा रहेगा। लेकिन ये पैसा ना किस फॉर्म में रहेगा, ये भी बात बताई जाएगी तुम्हें। पहले नंबर पर ये पैसा किस फॉर्म में रहेगा, इसका रूप क्या होगा। पहले नंबर पर रूप क्या होगा, इस पैसे का रूप क्या होगा। पहले नंबर पर एक तो कैश के रूप में, इस तो बेहतर कुछ नहीं है, लगभग 13% के आसपास। दूसरे नंबर पर क्या है, गोल्ड के रूप में रहेगा, गोल्ड के रूप में रहेगा 5%, इसमें 3% के आसपास मान लो, कितना 3%। उसके बाद तीसरे नंबर पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदनी पड़ेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और ये सिक्योरिटीज़ है ना, इन्हें बोलते हैं सरकारी प्रतिभूतियाँ। इसलिए कह रहा था मैं तुम पुराने वाले वीडियो देख लो, पुराने वाले वीडियो ना जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के, इसलिए कह रहा था मैं देख के चलो घर, तो ये सारी बातें ही यूज़ होगी। जो सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या हो, सरकारी प्रतिभूतियाँ, वीडियो नंबर 28 में लगा तुम वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का, उसमें सब बता रखा है मैंने। सरकारी प्रतिभूति क्या हो, या सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या हो। एक बार मैं बता देता हूँ तुम देखो। गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को अगर देश चलाना हो तो उसके लिए पैसे की जरूरत होगी। अगर पैसे की जरूरत होगी तो पैसा कहाँ से लेकर आगी, पैसे लेकर आगी एक तो विदेश से, एक लेकर आगी देश के अंदर से। देश के अंदर तो जो पैसा इकट्ठा करेगी तो मार्केट में जारी करेगी बॉन्ड, और वो जो बॉन्ड जैसे किसान विकास पत्र होगा वो भी एक प्रकार का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। समझ बात या ठीक। वो जो बॉन्ड है ना आम आदमी को बेचेगी, बचत प्रमाण पत्र जैसे हो, इस तरह बोल लो, स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट हो, ऐसे प्रमाण पत्र बेचेगी। और लोगों को पता क्या क्या की, निवेश का सुनहरा मौका, आप मेरा प्रमाण पत्र खरीदे। समझ बात है। आपका पैसा 8 साल में डबल, मान लो आपने 4 लाख जमा कर दिए, 8 साल में आपके 8 लाख हो जाएंगे। 4 लाख जमा कर दिया आपने, मान लो आपने तो 5 लाख जमा कर दिए, तो सरकार बताती है कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो आप फटाफट भाग खरीद दोगे। किसे खरीद दोगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, ऐसे खरीद दोगे। लेकिन ये आप खरीद दोगे, लेकिन यहाँ इस टाइम पता कौन खरीद रहा है, आपकी जगह बैंक खरीद रहा है। बैंक भी खरीद सका, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज है, जो सर समझ में आए बात। या ऐसा करने से क्या होगा, इसका मतलब जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट वह ना बैंकों से लोन ले रही, सरकार ही बैंकों से लोन ले रही। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तहत का मतलब क्या है, इसका मतलब कि सरकार बैंकों से क्या ले रही, लोन ले रही। तुमसे भी लोन ले सकती है। अभी तो मैंने तुम्हारे वाला केस समझाया, इसी बात को बस बैंक पर ले लो, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो। बात समझ में आई।
अब सरकार ऐसे थोड़ा ही बताएगी कि मेरी वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, मेरी हालत इतनी इतनी नाजुक और खस्ता हो चुकी, ठीक है आप मुझे कृपया मुझे ये मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लो, और मेरे पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी, इन खरीद के अपने घर में रख दो, और मेरी बहुत वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, और जब सही हो जाएगी मैं तुम्हें पैसे वापस दुगने मात्रा में लौटा दूंगी, इस टाइम तुम मुझे पैसा दे दो। ऐसा थोड़ा ही बताएगी। अमिताभ बच्चन को बुलावा तो निवेश का सुनहरा मौका, अपना पैसा डबल बनाए, ऐसे तो करके देखा, ऐसे ऐड आती। इतनी बात बताओ समझ में आई। अब समस्या कहाँ सी, समस्या यहाँ नहीं है, जो कैश है उससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं, गोल्ड वो भी जल्दी बिक जाएगा। मान लो कल को अगर किसी वाणिज्यिक बैंक की स्थिति खराब होगी, समझ बात है, जब किसी वाणिज्यिक बैंक की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी, वो जोखिम आ चुका बैंक पर, जब आ चुका तो उस है ना, और भारत के लोग जो हैं ये पैसा निकालने लगे, स्टार्ट कर दिया, तो कैश तो बेहतर कुछ है ही नहीं, गोल्ड से बेहतर कुछ है ही नहीं। तीसरे नंबर पर क्या है, जो सरकारी प्रतिभूतियाँ ना, अभी ये तो शॉर्ट टर्म्स, ये तो जल्दी बिक जाएंगे, यहाँ इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा, इसकी कम लिक्विडिटी, इसकी तो 3 साल में, क्योंकि जो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज हो ना 1 साल से लेकर 3 साल तक की, 3 साल से लेकर 4 साल तक की, 8 साल तक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो। अब बताओ, और पैसे की समस्या मुझे, अब मेरा पैसा मेरे खुद के अभी काम नहीं आया तो फिर कब काम आया, बुखार मुझे भी चढ़ रहा है तो दवाई तो मुझे भी चाहिए ना, समझ में आई बात है, जब मुझे बुखार भी चढ़ रहा है, ऐसा थोड़ा ही है मुझे बुखार तो चढ़ रहा है अभी, दवाई मिले 3 साल बाद, समझ बात है, ठीक। तो ऐसा पैसा भी किस काम का जो मेरे पैसे बैंक में पड़ा हुआ और मेरे काम ना आ सके, इसलिए उसकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने के लिए पता क्या कहते हैं, तो यहाँ जो गवर्नमेंट ये बैंक है, जो वाणिज्यिक बैंक है, ये वाणिज्यिक बैंक आरबीआई की आलोचना करते हैं, ये कहते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाने की क्या जरूरत थी, समझ बात है। लेकिन आरबीआई पता क्या कहता है, नहीं मैं तुम्हारा ही बैंक नहीं है, मैं आम जनता की ध्यान नहीं रखूंगा, मैं गवर्नमेंट का भी ध्यान रखूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट काम कैसे करेगी, उसके पास पैसा नहीं होने का, तुम उसको पैसा दो, ठीक है, यह भी बात सही है, ठीक। अब इस बात की आलोचना करते हैं कौन, कॉमर्शियल बैंक, कहते हैं कि जो एसएलआर का पैसा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्यों लगवाया गया, समझ में बात है, इस बात की कॉमर्शियल बैंक आलोचना करते हैं, ठीक, समझ में आया बात, क्या कहने की कोशिश करी जा रही। अब हमें नहीं पता, अब ये वाणिज्यिक बैंक कहते हैं हमें नहीं पता, और हम प्रॉब्लम हो रही, जो हमारा कैश था वो भी खत्म हो गया, गोल्ड में जो पैसा लगा था वो भी खत्म हो गया, अब दो पैसा कहाँ तक दोगे, और ये तो 3 साल बाद ही मिलेगा पैसा, ठीक। अब ये सारा काम किसके कहने पर करा, वाणिज्यिक बैंकों ने, अब फिर समस्या भी इनका समाधान कौन करेगा, बात समझे तुम क्या कहने कुछ करिए। मान लो कल आरबीआई, मान लो किसी वाणिज्यिक बैंक को प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो चुकी, 13% जो पैसा था, भारत के लोग आए, भारत के लोग है ऐसे धीरे धीरे जागरूक हो रहे, इन्होंने सोचा पीएनबी खतरे में, तो पीएनबी में सबने खाते में पैसे निकालने शुरू कर दिए, और पीएनबी की स्थिति खराब हो चुकी, बैठे बैठे लोगों ने बटन दबाया, इसी कैश वाला खत्म, गोल्ड वाला सब खत्म, बच गई क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितने साल बाद मिलेगी, 3 साल बाद वे प्रमाण पत्र सा लौटाएंगे, जो बैंक होगा वाणिज्यिक बैंक पीएनबी वाला सरकार को लौटागा, वो उसके बाद मिलेंगी, इस तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अब यहाँ समस्या, यहाँ पेंच फंस चुका, क्यों, अब बैंकों को चाहिए क्या है, पैसा, अब पैसा ये तो खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो चुका, सही बात है। और ये सारा रायता किसने फैलाया, इस रायते को समेटेगा भी कौन, अब तुम सोच रहे हो कैसा समेटेगा, इसलिए ये रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट ही। अब एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, एडजस्टमेंट समझ में आती है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी प्रॉब्लम होगी, लिक्विडिटी को एडजस्ट करना पड़ेगा, उसकी कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए, तो नाम भी तो इसके औकात के हिसाब से रखा जाओ, तो फैसिलिटी देगा कौन, भैया आरबीआई के कोई ना कोई गवर्नर रहे होंगे, नरसिम्हा राव की सरकार ले गई थी सर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को, सही बात है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को, जब बैंकों की हालत, वाणिज्यिक बैंकों की, अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंक है उनकी जब हालत खस्ता हो जा रहा है, उनके पास हाथ में रोकड़ा नहीं रहता और सारा पैसा खत्म हो चुका, लग लिया तो हो दिवालिया होने की कगार पै चुका बैंक की, दिवालिया का मतलब समझते हो, कपड़े छोड़ के कुछ नहीं है, चप्पल भी नहीं है पैरों में, वो भी बिक गई, तो इसका मतलब पता लग चुका ना, तो इसलिए नरसिम्हा राव की ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट, सही बात है, नरसिम्हा राव की जो सरकार है, पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार है वो ले गई थी इस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को, इसके तहत रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इसे बढ़ा देंगे, इसे कर देंगे। अब इसे समझते हैं है क्या भला हो, रिवर्स रेपो रेट है क्या हो, और ये एक तो रेपो रेट हो, एक रिवर्स रेपो रेट हो, एक हो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये क्या हो, कैसी फैसिलिटी दे रहे हैं, ये कैसी फैसिलिटी, ये यहाँ समझेंगे हम। बात समझ में आई, अपना सिलेबस कहाँ चल रहा है, ठीक। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने का किसे नुकसान हुआ, वाणिज्यिक बैंकों को, समस्या खड़ी होगी, किस चीज़ की प्रॉब्लम होगी इनके पास, लिक्विडिटी की, तरलता की, हाथ में क्या नहीं है इनके, रोकड़ा ही नहीं है, जब रोकड़ा रे पैसा नहीं होगा इनके हाथ में, रोकड़ा लिख रखा है यूपीएससी क्वेश्चन में, हाँ तो बताया तो यूपीएससी, हाँ यूपीएससी क्वेश्चन में बच्चे कन्फ्यूज
इसका मतलब है कैश। तो इनकी लिक्विडिटी इन्हें ना जो वाणिज्यिक बैंक, अब इन्हें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो चुकी। अब जब इन्हें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो ही चुकी तो इसका समाधान तो आरबीआई करेगा। अब देखो आरबीआई क्या करता। और यहाँ तक हमारी आज की क्लास हमारी यहाँ तक स्टार्ट हो चुकी। जितना मैंने तुम्हें समझाया ना, जितना ये रायता में पहले ही फैला चुका, सारा समझ में, इस रायते में मैंने दोबारा फैलाया ताकि तुम आज वाला अच्छी तरह समझा सको। समझ आई बात? रायता समझ में आ रहा? रायता रायता खेल लेंगे। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये खरीद कर रख ली गई। इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैसे हो? गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज है दो प्रकार की हो, ठीक। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो खरीदी जा, इन्हें दूसरी भाषा में कहते हैं बिल। और बिल हो दो प्रकार के, एक तो हो दूसरी भाषा में बोलते हैं ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल दो प्रकार के हो, एक तो एडोक ट्रेजरी बिल, एक हो रेगुलर ट्रेजरी बिल। एक तो हो रेगुलर ट्रेजरी बिल, एक हो एडोक ट्रेजरी बिल। समझ में आई बात? या तो दोबारा फिर समझ लो, मैं भी कह रहा हूँ गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज ये कैसे खरीदी जाती है, इनके बिहाफ में जो होते हैं बिल जारी होते हैं। और वे जो बिल होंगे ना, वे उन्हें कौन खरीदेगा? वाणिज्यिक बैंक। और जारी कौन करेगा? आरबीआई। किसके बिहाफ में? गवर्नमेंट के बिहाफ में। भी आप समझ रहे हैं इसका मतलब? उसके द्वारा। समझ बात यार, ठीक। गवर्नमेंट कहेगी, क्योंकि जो आरबीआई है ना वो सरकार का भी बैंक है। सरकार कहेगी एक काम करो, आप ये ट्रेजरी बिल जारी कर दो। अब जो आरबीआई है उसे तो वही करना पड़ेगा जो कहा जाएगा। मैं आरबीआई हूँ, इधर गवर्नमेंट ने मुझे कहा ट्रेजरी बिल आप जी बिल जारी कर दो। मैंने कहा बिल क्यों जारी करने हैं? कह रहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी कर दो। मैंने कहा क्यों जारी करूँ? इन्हें वाणिज्यिक बैंक को तो पैसे लेने हैं। अच्छा कितने पैसे लेने हैं? ये खरीद लेंगे। आप कह दो, आपकी बात मानेंगे। मैं समझ में आई बात है? चलो कह दो ये वाणिज्यिक बैंक है इधर, आप इन्हें कह दो ये ना जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से खरीद लेंगे। मैंने कहा ऐसी ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो मैंने पहले भी करवा रखी थी, जारी है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देख लो, समझ गए? ये आरबीआई है, ध्यान से समझ लो, ये आरबीआई है। आरबीआई है, ये आरबीआई ना दो प्रकार के बिल जारी करता है, उन्हें ट्रेजरी बिल बोलते हैं। यूपीएससी सवाल पूछ चुका ट्रेजरी बिल था, घर जाके चेक कर देना। ट्रेजरी बिल का सवाल पूछ चुका है। वो बिल जारी करवा, बिल कौन जारी करेगा? आरबीआई को आदेश किसने दिया? गवर्नमेंट। सरकार ने कहा कि तुम ट्रेजरी बिल जारी करवा दो। अब जो ट्रेजरी बिल हो दो प्रकार के हो, एक तो हमारा एडोक ट्रेजरी बिल, एडोक, बोक नहीं है, एडोक, ठीक। एडोक ट्रेजरी बिल, ठीक। और दूसरे नंबर पर रेगुलर ट्रेजरी बिल, रेगुलर ट्रेजरी। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक। तो एडोक ट्रेजरी बिल हुआ, रेगुलर ट्रेजरी बिल हुआ। अब जो एडोक ट्रेजरी बिल हो इसका मतलब पता कैसा था? ये अब तो पूरी तरह खत्म कर दिया, ये वर्ष 1997 में खत्म कर दिया गया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था, क्यों खत्म कर दिया गया? इसका मतलब था भारत सरकार को जब भी पैसे की जरूरत हुआ करती थी ना, तो आरबीआई को एक बिल जारी कर रही थी, एडोक ट्रेजरी बिल। उन्होंने क्या बताती, मुझे ना पैसे की जरूरत पड़ रही और 50,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो बस आरबीआई को बिल जारी हुआ। जैसे बिल जारी हुआ, आरबीआई को तो भारत सरकार की बात माननी पड़ेगी, और जैसे माननी पड़ेगी तो 1997 से पहले दबा का पैसे छापा था। मान लो तुम सोचो कि देश में, तुम ऐसे सोचो थे कि अगर देश में यार किसी को पैसे चाहिए तो जमीन के पास मशीन है ना, सबको लेकर बांटा दो, क्या दिक्कत हो रही? फटाफट पैसे छापो। मैंने तुम्हें बताया अगर लोगों के खाते में पैसा आ जाएगा ना तो डिमांड ऊपर चला जाएगा और सप्लाई का तो बढ़ने पड़ेगा। इसका सबका ध्यान। लेकिन 1997 पहले ऐसा नहीं आता। 1997 से पहले जब भी गवर्नमेंट को पैसे चाहिए थे, तुरंत ये ना एडोक ट्रेजरी बिल जारी करवाते थे। और जितने पैसे चाहिए थे, जिसे दूसरी भाषा में घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था के तहत वर्ष 1997 से पहले जितनी मात्रा में इतने नोट छपवा लो, इस तरह बिल जारी करना पड़ता था। इस बिल को कौन जारी करता था? गवर्नमेंट। किसके लिए? आरबीआई के लिए। इस बिल में क्या लिख कर देती थी? इतने पैसे की जरूरत, इस आपको पैसे दूंगा मुझे भी। बात समझ में आई है? बहुत ही साधारण और सरल भाषा में बताया जा रहा था, इस आसान और सरल भाषा में। तो एडोक जो ट्रेजरी बिल है ना, इस वर्ष 1997 में, जिसे हम दूसरी भाषा में घाटे की वित्त व्यवस्था कहते थे, इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। क्यों? इससे प्रॉब्लम हुई कि भारत के अंदर ना ब्लैक मनी इन्वॉल्व हो चुकी। समझ बात? और ऐसी जो मनी इन्वॉल्व हुई ना, वह हुई रियल इस्टेट में, जहाँ बिल्डिंग, जमीन, इसके अंदर जो ब्लैक मनी वो इन्वॉल्व हो चुकी। और ये सब चीज़ें ना आम आदमी की पहुँच तो बाहर निकल गई। अगर आज तुम घर खरीदना चलो ना, घर ही खरीदने चलो, तो आम आदमी की पहुंच से बाहर निकल चुका। क्यों? ये इस व्यवस्था का नतीजा है। जब भी आरबीआई जब भी भारत सरकार को पैसे चाहिए होते तो क्या कर रही थी? एडोक ट्रेजरी बिल जारी कर रही थी और उस आरबीआई नोट छापा था और इन्हें बांटता था। ये घाटे की वित्त व्यवस्था को समाप्ति करना पड़ा। ये सब मनमोहन सिंह की देन है। सही बात यह कि अब हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही, उन्होंने अच्छा काम करा, इसलिए अब सही सुविधा में जी रहे। सही बात है। आज ये सब देखो, बिल्डिंग कितनी महंगी, अब प्लॉट कितने महंगे,
ज़मीन कितनी महंगी, ये सब चीज़ इतनी महंगी क्यों हुआ? इसलिए आम आदमी पहुँच क्यों बाहर निकल चुके, क्योंकि इन सेक्टर के अंदर ब्लैक मनी इन्वॉल्व हो चुकी। ये ब्लैक मनी आई कहाँ था? इस घाटे की वित्त व्यवस्था आई है। वो आज भी भारत को नुकसान पहुंचा रहा, जो हमने अतीत में गलतियां करी थी। जो तुमने अतीत में गलतियां करी ना, वो तुम्हारे वर्तमान को प्रभावित करेगी। अगर आज तुम अच्छी तरह अपने समय को नहीं मैनेज करोगे ना, तो तुम्हारे फ्यूचर को प्रभावित करेगा। कई बार बता चुका मैं यहाँ। जो आज तुम बैठे तुम समझ रहे, तो पिछले तुम 1 साल से पढ़ रहे, इसलिए सब चीज़ें समझ पा रहे हैं। मान लो कोई बच्चा है उपस्थित नहीं है क्लास में, अब वो कल को वो मजा मार रहा होगा घर बैठ के इस टाइम, और अगले दिन क्लास में आगा तो थोड़ा कम पकड़ पागा, नहीं पागा। कारण क्या है उसका? क्योंकि उन्होंने अतीत काल में मजा मारा। समझ बात है? सरकार का भी यही हाल है। ठीक, एक बंदा जो रेगुलर आ रहा है तो उसका तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ में आई बात है? दूसरा, किसी इंसान को ले लो जिन्हें अतीत काल में पूरा मजा मारा होगा, अब पढ़ाई नहीं करी होगी, उसका वर्तमान पक्का प्रभावित हो रहा होगा। समझ बात है? ठीक, तो ऐसी सरकार की बात है। सरकार ने पहले घाटे की वित्त व्यवस्था के दौरान जो पैसा छाप कर मार्केट में लोगों को दिया ना, उस तो यहाँ रियल इस्टेट, रियल सेक्टर कहते हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री हुआ, बिल्डिंग, मकान, घर, जमीन, इन सब चीज़ों में क्या है, ब्लैक जो मनी है वह इन्वॉल्व हो चुकी। और जब इन्वॉल्व हो चुकी है, इसे मैंने पीछे वाले क्लास में सब बताया मैंने तुम्हें। समझ बात? इसे पिछले वाले वीडियो बहुत बेनिफिट होंगे, उन्हें सारे वीडियो तुम्हें देखने चाहिए। बिना वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के तुम आगे नहीं बढ़ सकते, एक भी चीज़ नहीं पढ़ सकते तुम। मूर्खता, सब बिना वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के आगे बढ़ना मूर्खता। इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आने की। समझ में आया? तो एडोक जो ट्रेजरी बिल है या रेगुलर ट्रेजरी बिल है, तो एडोक ट्रेजरी बिल अब जारी नहीं होते, अब ये रेगुलर ट्रेजरी बिल जारी होते हैं। रेगुलर ट्रेजरी बिल जारी होते हैं। ठीक, और ये कितने कितने दिन के हो, इसे भी समझ लो कितने कितने दिन के हो। एक तो 91 दिन का, कितने का? एक हो 182 दिन का, एक हो 364 दिन का। समझ नहीं बात यार? एक तो 91 दिन का हो, 182 दिन का, 364 दिन का हो। ये ट्रेजरी बिल जारी हो। कौन से बिल हैं? ट्रेजरी बिल जारी होंगे। जैसे ट्रेजरी बिल जारी, ध्यान से सुन लेना अच्छा तरीके से। जैसे ट्रेजरी बिल जारी होंगे, ट्रेजरी बिल पता किसे दिए जाएंगे? ये न कौन जारी करेगा इस बार? आरबीआई। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। पैसा किसे चाहिए? आरबीआई को, गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को चाहिए। तो कौन सा बिल जारी करेंगे? रेगुलर ट्रेजरी बिल। रेगुलर, ठीक, जारी कर देंगे। उसे कौन खरीदेगा? वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक क्या दे देंगे? पैसा। किसे देंगे पैसा? गवर्नमेंट को पैसा। अब ये बताओ, गवर्नमेंट की समस्या का समाधान होगा नहीं होगा? ऐसा समझो। अब बताओ, जो गवर्नमेंट होगी, इस ट्रेजरी बिल को दूसरी भाषा में हम सरकारी प्रतिभूति कह सकते हैं। इन ट्रेजरी जो बिल हो, चाहे बॉन्ड हो, इन सब चीज़ों को हम सरकारी प्रतिभूति कहते हैं, कह सकते हैं। अब सरकारी प्रतिभूति में ये बताओ, जो भारत के बैंक, वाणिज्यिक बैंक, उन्होंने निवेश कर दिया नहीं कर दिया? सरकारी प्रतिभूतियों में भारत के जो वाणिज्यिक बैंक है उन्होंने निवेश करा नहीं करा? कर दिया। और किसका पैसा खरीद लिया? किसका पैसा किसका खरीदा? वाणिज्यिक बैंकों का पैसा। वाणिज्यिक बैंकों को कौन सा पैसा खरीदा है? जो SLR के तहत था। बात समझ में आई बात है? लेकिन दीर्घकाल के लिए खरीदा है कि शॉर्ट टर्म्स के लिए खरीदा है? सरकार जो पैसा खरीदेगी दीर्घकाल के लिए, दीर्घकाल है शॉर्ट काल, शॉर्ट टर्म्स है जो पैसा उन्होंने खरीदा, दीर्घकाल के लिए खरीदा नहीं खरीदा। अब समस्या यहाँ फंस चुकी। अब इनके अगर मान लो कल को किसी वाणिज्यिक बैंक को प्रॉब्लम होती है, तो उसका कैश भी खत्म, उसका गोल्ड भी खत्म। अब बची क्या? सरकारी प्रतिभूति। और सरकारी प्रतिभूति क्या है? दीर्घकालिक। और जब दीर्घकाल पता लग चुका सरकारी प्रतिभूति अंदर तक, मैंने जाकर बताया, तुम अंदर तक भी जाकर बताया। सही बात है। तो जो सरकारी प्रतिभूति है, सरकारी प्रतिभूति खरीद कर किसने रख रखी इस टाइम में? वाणिज्यिक बैंकों ने। वाणिज्यिक बैंकों ने, गवर्नमेंट ने खरीद कर रख रखी है। जो सरकारी प्रतिभूतियाँ किसके पास हैं? किस पता खरीद कर ले गए? गवर्नमेंट। तो पैसे किसने दिए होंगे? किसने दिए? वाणिज्यिक बैंक ने। किसे दिए पैसे? गवर्नमेंट को पैसे। गवर्नमेंट को पैसे मिल गए। गवर्नमेंट को पैसे चाहिए अपना, अगर उस कारोबार मैनेज करना, अगर अर्थव्यवस्था को देश से आगे बढ़ाना, तो पैसा तो उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। उसके बिना तो एक कदम भी नहीं चल सकते। अब नहीं बताऊं मुझे कि आरबीआई ने जो वाणिज्यिक बैंक, आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंक की समस्या, आम लोगों का ध्यान रखा, वाणिज्यिक बैंकों का ध्यान रखा, गवर्नमेंट का ध्यान रखा। आरबीआई ने तीनों का ध्यान रखा नहीं रखा? अब समस्या की जगह फंस रही। अगर इन्हें कल को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, तरलता की प्रॉब्लम होती है, इनके पास पैसा खत्म हो जा, ये वाला भी और ये वाला भी, इन सरकारी प्रतिभूतियों किसके माथे मारे गए हैं? यहीं तो फंस गया पेंच। समझे क्या कहने की कोशिश करिए? कल को पीएनबी जो एसबीआई है या ओरिएंटल बैंक से उसमें मर्ज हो चुका है, या दूसरा जो इफको बैंक, दूसरा आईसीआई बैंक, कल को अगर इन वाणिज्यिक बैंकों को अगर प्रॉब्लम होती है, समझ बात, इनका कैश भी खत्म होगा, इनका गोल्ड वाला पैसा भी खत्म होगा। अब ये सरकारी प्रतिभूति किसके नाक पर रखेंगे जाके? सही बात है। अब इसका ध्यान कौन रखेगा? तो आरबीआई ने कुछ तो करा होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म्स क्या है, उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ठीक, अभी उन्हें पैसे की जरूरत तो अभी
और ये पैसा कब को मिलेगा? क्या तो 91 दिन बाद मिलेगा, 182 दिन में, 364 दिन बाद मिलेगा? और इतना तो मामला गड़बड़ी हो लगा। सही बात है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए ना इन जो सरकारी प्रतिभूतियाँ इन्हें फ्लेक्सिबल बनाना होगा, इतना फ्लेक्सिबल बनाना होगा, कुछ ऐसा करना होगा, एकदम कोई भी खरीद लेना, कुछ करना नहीं होगा। चलो आप देखिए, है किसी की इतने औकात जो सरकारी प्रतिभूति खरीद लिया? तुम ठेले वाला कोई, ये पैसा भी पता कितना हो, कई लाख करोड़ रुपए। 1% ना, अगर मैं कह रहा ना यहाँ 2% मेंटेन करा सरकारी प्रतिभूति में, वो 2 लाख करोड़ रुपए के बराबर हो। और 2 लाख करोड़ रुपए पता कितना हो? भारत का बजट 45 लाख करोड़ रुपए का, और 1% 1 लाख करोड़ रुपए के बराबर। इसका मतलब 18% ना 18 लाख करोड़ रुपए के बराबर। इतना पैसा रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं वाणिज्यिक बैंक की। अब क्या करूँ, सरकारी प्रतिभूतियों का करूँ तो करूँ क्या? यहाँ पे फंस गया कि सरकारी प्रतिभूतियों का क्या करना चाहिए भैया। समझ बात है? ठीक। अब मेरी बात सुनना गौर से। अब समस्या किसके पास है? वाणिज्यिक बैंकों के पास। जो वाणिज्यिक बैंक हमारे कॉमर्शियल बैंक, समस्या तो उनके पास है ना। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम किसे हो रही? वाणिज्यिक बैंकों को। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम वाणिज्यिक बैंकों को हो रही, लेकिन ये सारा काम किसके कहने पर करा उन्होंने? आरबीआई के कहने पर। अब इनकी समस्या का समाधान भी कौन करेगा? आरबीआई। ये किसका माथा पिटेंगे पकड़ कर? सही बात है। क्या कहेंगे आरबीआई को? पैसे तेने कहा, आरबीआई बता क्या कहेंगे? तुमने कहा कैश मेंटेन करो, वो भी कर दिया। तुमने कहा गोल्ड मेंटेन करो, वो भी कर दिया। तुमने कहा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लो, वो भी खरीद ली। आज मेरे पास हाथ में रोकड़ा तक कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं? अब मुझे ये बता दो। समझ बात है? ठीक। तो आरबीआई पता क्या कहता? आरबीआई पता क्या कहता? सुनो ध्यान लगा। आरबीआई कहता वाणिज्यिक बैंक को, मैंने सुना है तुम्हारे पास वो गवर्नमेंट का दिया हुआ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का वो सर्टिफिकेट सा है क्या? आरबीआई कहता, मैं आरबीआई हूँ, तुम वाणिज्यिक बैंक हो। वाणिज्यिक बैंक को मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास वो गवर्नमेंट का दिया हुआ वो सिक्योरिटीज सरकारी प्रतिभूति है क्या? ऐसा जो जिस पर बिल खरीद कर रख रखा तुमने, और 6 महीने बाद तुम्हें पैसा मिलेगा। 6 महीने बाद ही तो 180 दिन का मतलब 6 महीने हो। 6 महीने के बाद तुम्हें पैसा मिलेगा। तुम्हारे पास वो पैसा है क्या? तुमने कहा जी है। मैंने कहा एक काम करो, मुझे दे दो तुम्हारे पास। मैं कह रही क्यों दे दो? अब तेरा कौन सा नया खेल है? पहले तो सब कुछ तो बर्बाद कर गए। तुम कहते हो अब कुछ हमारे पास बचा? समझ नहीं बात है। जो बच रहा है, एक तो कागज सा बच रहा है, सभी तू ले जा ले। जो पैसे थे क्या लोग कैश कार्ड का भाग गए, गोल्ड भी थे वो मैंने वो भी बेच दिया, सब कुछ लेके भाग गए। अब ये सर्टिफिकेट सा बच रहा है, इसे भी तू ही ले ले। मैंने कहा सुनो तो मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा तुम जो तुम्हारे पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है ना, सरकारी प्रतिभूतियाँ, ये तुम मुझे दे दो, और मैं ना ठीक मैं इस अपने पास रखूँगा। और जैसे मैं इसे अपने पास रखूँगा ना, समझ ही बात है, अपने पास रखूँगा तो मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दूंगा, लोन दूंगा तुम्हें इसका। मान लो किसी इंसान ने अपनी ज़मीन गिरवी रखकर लोन ले लिया बैंक से, तो तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट। तो तुम उसे मेरे पास रखो, आरबीआई के पास जमा करो, उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, मैं तुम्हें लोन दूंगा। और जिस दर पर मैं तुम्हें लोन दूंगा ना, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। दिमाग में घुस गई बात? सही बात है। रेपो रेट जो हो ना, वो शॉर्ट टर्म्स है। शॉर्ट टर्म्स एकदम तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम्हारे पास जो कागज है ना, एकदम बिक गया नहीं, खरीदा किन? आरबीआई ने। तुम्हारी समस्या का समाधान त्वरित होगा नहीं, त्वरित एकदम होगा नहीं होगा। दीर्घकालिक जो दीर्घकालिकता वो लघुकालिक बना दिया नहीं मैंने। ये सारा काम किसने करा? आरबीआई ने। बढ़िया सुविधा दे दी तुम, फैसिलिटी देती, एडजस्टमेंट कर दिया मैंने, एडजस्टमेंट करके फैसिलिटी दे दी तुम, लिक्विडिटी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? अब ये वाणिज्यिक बैंक पता क्या कहते हैं? अभी जो सारा फायदा, अभी मैं तुम्हें सारा लोन देने का, कुछ कम लोन दूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर रहा हूँ, सारा पैसा देने का उसमें। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि 3-4 साल बाद हो गए, और इस तरह जो सर्टिफिकेट, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, जो सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट तो मेरे पास चला गया। अब ये सर्टिफिकेट का पैसा ना ड्यू होने वाला, वो सर्टिफिकेट इन गवर्नमेंट को मुझे दोबारा लौटाना हो। गवर्नमेंट को जैसे दोबारा लौटाऊंगा, मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा वहाँ तक। और तुम खतरे में आ चुके कि हमारी तो स्थिति खराब हुई थी, काश ये सर्टिफिकेट हमारे पास ही होता भैया, और भी ज़्यादा पैसा मिलता हूँ। समझ बात है? ठीक। लेकिन ये तो गलत बात है ना, सर्टिफिकेट मेरे पास आएगा, अब मैं क्या करूँगा? अब फिर तुम्हें कहूँगा एक काम करो, ठीक, ये जो हो ना, जो हो सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट को, अभी तो सर्टिफिकेट किसके पास है? मेरे पास। अब इस सर्टिफिकेट को ना तुम्हें दे दूंगा दोबारा, फिर ये इसे कहते हैं रीपरचेस करना। और जिस दर पर मैं तुम्हें दूंगा ना सर, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। बात दोनों समझ में आई? अब मैंने वो सर्टिफिकेट तुम्हें क्यों दिया? इसलिए दिया ताकि उसका लाभ सर्टिफिकेट का तुम्हें मिले, मुझे ना मिले।
समझ बात यार, एक डेट फिक्स कर दूंगा मैं कि 1 महीने से पहले, जिस दिन उसकी ड्यू डेट का मतलब वो सारा पैसा सरकार ने कहा इस तारीख को मिलेगा, फलाना तारीख को मिलेगा, उससे 1 महीने पहले या कोई डेट फिक्स कर दूंगा, उस डेट तक पहले मैं वो सर्टिफिकेट तुम्हें लौटा दूंगा मैं, ठीक। और जिस देर पर मैं लौटाऊंगा ना तुम, क्यों, अब मैंने अपने पास रखा है तो मैं भी तो अपना बेनिफिट देखूंगा, मैं अपना बेनिफिट भी एक तरफ निकाल लूंगा। समझ में आई बात है, हल्का हल्का समझ में आ रहा है। अब मैं कैलकुलेशन तो सारा समझाऊंगा, ठीक, बात समझ में आ रही। रेपो रेट, अभी मैंने रेपो रेट हो चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे रेपो रेट हो चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, इसका मतलब है मैंने एडजस्टमेंट करा नहीं करा, समायोजन कर दिया नहीं कर दिया, तुम्हारी समस्या का समाधान कर दिया नहीं कर दिया। आज समझ में, तुम्हें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो रही थी नहीं हो रही थी, उस लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को मैंने सोल्व कर दिया नहीं कर दिया। चलो मैंने लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, क्योंकि जो सरकारी प्रतिभूतियाँ थी नहीं उन्होंने मैंने फ्लेक्सिबल बनाया, मैंने उन्हें तुमसे खरीद के रख लिया। सही बात है, उनके बी हाफ में उन्हें तुम मेरे पास जमा करोगे, तुमने मेरे पास जमा कर दिया, जिस रेट पर मैं तुम्हें, उस पर मैं तुम्हें ब्याज दूंगा, ब्याज नहीं दूंगा, उसमें मैं क्या करूंगा तुम्हें, उस पर मैं तुम्हें लोन दूंगा। ऐसे समझ, और लोन तो दूंगा मैं तुम्हें, उसका कुछ ना कुछ रेट तय करूंगा, और जो रेट तय करूंगा ना, उस जो रेट में तय करूंगा उस रेट को हम कहते हैं रेपो रेट। मैं चाहता हूं लेकिन ये सर्टिफिकेट मेरे पास ना रहा, वही सर्टिफिकेट हो, कागज का टुकड़ा, ये तुम्हारे पास चला जा, क्योंकि 4-5 साल, जितने भी 1 साल का, 6 महीने का, 7 महीने का हो, इसके बाद ज़्यादा पैसे मिलने वाले और तुम खतरे में आ चुके। अब सर्टिफिकेट मेरे पास, अब जिस तुम चाहते हो कि अब तुम्हारी स्थिति सही हो चुकी, तो मैं चाहता हूँ तुम इस सर्टिफिकेट को दोबारा खरीद लो मेरे तक। सही बात यार, अभी एक बार तो मैंने खरीद लिया तुम सब, सही या ऐसा कह सकते तुमने मुझे बेच दिया, या मैं ऐसा कह दूँ कि मैंने तुमसे खरीद लिया, ये मतलब हो, एक बार तो मैंने खरीद लिया, अब तुम खरीद दो सो दोबारा, फिर जब दोबारा फिर खरीदोगे किस रेट पर खरीदोगे, जिस रेट पर खरीदोगे उसे बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। बात समझ में आई, पहले तो मैंने खरीदा तुमसे, अब तुम खरीद दो सर। मैंने तुमसे क्यों खरीदा, ताकि तुम्हारी स्थिति सुधार सकूं मैं। तुम्हारी स्थिति क्यों खराब हो चुकी, तुम्हारे हाथ में कैसे नहीं है, समझ में आया बात है। इतनी बात बताओ, ये गेम चल रहा है, ये रेपो रेट है, ये रिवर्स रेपो रेट है, दिमाग में घुस रही। अब कोई तुमको पूछने लगा, इस गेम से सारे से बाहर निकलो, हटो यहाँ तक, पूछने लगा भाई रेपो रेट क्या हो, देख सुनो, जो बैंक होने वाणिज्यिक बैंक, इनकी ना जो हालत है वह कभी भी खस्ता हो सकती है। SLR का जो पैसा ना, समझ की बात है, वो कभी भी उड़ सकता, कैश वाला जा गया, गोल्ड वाला चल गया, अब सरकारी प्रतिभूतियों में रखा उन्होंने निवेश, ऐसे समझ। तो जो वाणिज्यिक जो RBI है ना, इस सरकारी प्रतिभूतियों को जमा करवा कर, ये वाणिज्यिक बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को जमा कर RBI इन्हें लोन देगा, आज समझ। और जिस रेट को लोन देगा ना, उस रेट को हम रेपो रेट कहते हैं। यही तो किताब पर लिखा हुआ, पता क्या लिखा हुआ, ये लाइन लिखी हुई रेपो रेट की, गूगल पर भी टाइप करोगे ये लाइन लिखी हुई। विकीपीडिया सही सोर्स पढ़ने का, जो विकीपीडिया हो, जो वेबसाइट फलाने की IAS फलाना IAS की जो वेबसाइट है उनसे ज़्यादा बढ़िया विकीपीडिया पढ़ लो, वहाँ यही बात मिलेगी। नहीं तो जो किताब मैंने कॉपी कट पेस्ट है, मेरे हाथ में जो किताब है उसमें भी ये लिखा हुआ, कुछ ऐसा लिखा हुआ, सुन लो ध्यान से, ऐसे लिखा हुआ, रेपो रेट एक प्रकार का ऐसा रेट होता है, देखो परिभाषा तुम खुद बनाने सीखो। रेपो रेट एक प्रकार का ऐसा रेट होता है, ऐसी दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से लोन लेते हैं। वाणिज्यिक बैंक नहीं है तुम, मैं RBI नहीं है, तुम लोन नहीं ले, ये तो लिखा हुआ, इतनी बातें लिखी हुई, उसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन सही बात यह जो मैंने तुम्हें बताया, और इसी बात को तुम कैसे लिखोगे, ठीक, जब बैंकों में तरलता की समस्या हो जाती है या लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक, अपनी भाषा में अपने दिमाग पे जनरेट करो। जब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या करते हैं, वाणिज्यिक बैंक प्रतिभूतियों को जमा करके RBI के पास जमा करके RBI उनको लोन देता है प्रतिभूतियों के बी हाफ में। आया समझ में, इतनी बात बताओ, समझ में आई बात, इससे बेहतरीन बात कहेंगे, और समझ में भी आया और दिमाग में बैठेगा बहुत गहराई वाले तरीके से, खेल सारा समझने का। बात समझ में आई, सबसे बड़ी बात है इंटरेक्शन हो रहा है। तो हो गया यहां तक रेपो रेट। अब कैलकुलेशन समझानी स्टार्ट करूं, अब मैं कैलकुलेशन समझाऊंगा, अब सच्ची देखेंगे तुम्हारा रेपो रेट कितना चल रहा है और रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है। अब कैलकुलेशन करेंगे, अब गूगल बाबा का सहारा लेंगे, वहाँ देखेंगे रेपो रेट कितना चल रहा है और कुछ दिन पहले कितना था रेपो रेट। समझ बात है। मान लो वाणिज्यिक बैंक के पास पैसे की समस्या हो चुकी, वो कह रहा मुझे नहीं चाहिए सरकारी प्रतिभूति, भाग बनी सरकारी प्रतिभूति ले लो, मेरा पैसा दे। वाणिज्यिक बैंक कह रहा मेरा पैसा दे, मुझे नहीं पता। सही बात है, किसे कह रहा है, रुक जा बाबा, रुक जा बाबा, ठीक, अच्छा। तो हम चले इस यहाँ से हटा रहे और यहाँ कैलकुलेशन समझाएंगे, थोड़ी प्यारी कैलकुलेशन समझाएंगे। तो आज डेट बताओ कितनी, चलो 29 मार्च। आज डेट है 29 मार्च। 29 तारीख, तीसरा महीना और 2023, जिस दिन मैं इस क्लास को पढ़ा रहा हूँ। पता नहीं आने वाली पीढ़ी कब देखेगी इस क्लास को, चेक करेंगे 2023 से पढ़ाई गई थी क्लास में।
समझ में आती है? 2023 में पढ़ा दिया गया। तो 29 मार्च आज तारीख, और मेरे पास मैं वाणिज्यिक बैंक हूँ, ठीक, मैं नहीं, तुम वाणिज्यिक बैंक हो, मैं कौन हूँ? आरबीआई। पापा पापा ही हो ना, ठीक। तो तुम्हारे पास जो कैश था खत्म हो चुका, समझ गया ना तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? गोल्ड था वो भी बेच दिया, ठीक, और तुमने क्या करा, अब तुम्हारी हालत खस्ता हो चुकी, तुम्हारे हाथ में क्या बचा हुआ? सरकारी प्रतिभूतियाँ, सरकारी प्रतिभूतियाँ बची हुई, कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे सरकारी प्रतिभूतियाँ बची हुई, वो कागज का टुकड़ा बचा हो, कागज का टुकड़ा जिस पर लिख रखा है 5 साल में पैसा डबल, ऐसे समझ में, ठीक, समझ आई बात है? अब जो 5 साल में पैसा डबल नहीं, तुम्हें कहा गया था 6 महीने में पैसा डबल होगा तुम्हारा, कितने महीने में? अब यहाँ तक तीसरा महीना चल रहा है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां महीना बैठेगा। अब 9वां महीना बताओ कौन सा हो? सितंबर का। तो यहाँ ऐसे करके इस दिन को तुम्हारा 29 तारीख और 9वां महीना और 2023, अब बताओ पूरे 6 महीने हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? और 6 महीने से अगले दिन 30 तारीख को तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, ये पैसा डबल होकर मिल जाएगा। तुम मान लो तुमने गवर्नमेंट को सरकारी प्रतिभूति खरीद कर 2% हिस्सा दिया था, 18%, तो 2 लाख करोड़ रुपए दिए थे, तो तुम्हें ना 6 महीने बाद 4 लाख करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ये गवर्नमेंट की स्कीम थी, योजना थी, और तुम वाणिज्यिक बैंक को, और तुमने लालच में पैसा लगा दिया। यार इससे बढ़िया क्या खास बात है, 6 महीने में पैसा डबल हो रहा है। समझ, अब बाबू भैया थोड़ा ये समझ यही बात है, बाबू भैया ए बबुआ 20 दिन में पैसा डबल हो रहा है रे, देख रही तुम ना भागम भाग पिक्चर, 20 दिन में पैसा डबल, अब पैसा सबके पैसे लेके भाग जाओ। ए चुप। तो 29 तारीख तीसरा महीना 2023, इस 29 तारीख 9वां महीना 2023, 6 महीने तक का सरकारी प्रतिभूति थी। अब प्रॉब्लम कब हो रही मुझे? अभी, ऐसे समझ लो, जैसे मुझे प्रॉब्लम हो रही, जैसे पता लग चुका कि मैंने सरकारी प्रतिभूति में निवेश कर दिया। सरकारी प्रतिभूति में किसने? तुमने, तुम वाणिज्यिक बैंक हो, और वाणिज्यिक बैंकों ने सरकारी प्रतिभूति में निवेश कर दिया। ये वाणिज्यिक बैंक ने सरकारी प्रतिभूति में निवेश कर दिया और 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करा। कितने का? 2 लाख करोड़ रुपए का। अब 2 लाख करोड़ रुपए ने मानते हुए 2 लाख करोड़ रुपए कुछ ज्यादा हो जाएंगे, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं उससे 1000 रुपये मान रहा हूँ। बात समझ में आई? क्योंकि मैथमेटिक्स में खूबी हो। अब देखो मैथमेटिक्स कितनी गहरे वाली चीज हो, बिना मैथमेटिक्स के ना कोई बच्चा सफर नहीं कर सकता। जितने भी सब्जेक्ट है ना सारे, ये सारे जाकर मर्ज हो जाते हैं मैथमेटिक्स में। विदाउट मैथमेटिक्स यू कैन नॉट सफर द एनी हाई लेवल एग्जाम। यस, कोई भी हाई लेवल का एग्जाम हो, जैसे सीए का हो, कॉमर्स का हो, एमबीए को, कोई भी जो बड़े बड़े एग्जाम हो ना, उसमें मैथ पढ़ना अलाउ होगा ही। समझ बात है? अभी मैथ का महत्व पता लगा तुम्हें कि मैथ का कितना बड़ा महत्व है, कि मैथ को छोड़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता बिल्कुल भी। मैथ पढ़ने तो माइंड शार्प हो पूरी तरह। इसलिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मैथ और साइंस को बड़ी अच्छी तरह बल दिया गया। सही बात, उसमें विशेष प्रकार की सुविधाएं दी गई। इस बार तो उसमें ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को वैरायटी दी गई। समझ बात क्या? तो यहाँ इसलिए कहते हैं मैथमेटिक्स में खूबी हो। हमने 2 लाख करोड़ रुपए के 1000 रुपये के बराबर मान लिया। अभी 1000 रुपये की जो प्रतिभूतियाँ थी, ये किसने खरीद कर रखी? किस तक खरीद कर रखी? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से खरीद कर रखी है। कितने रुपए की प्रतिभूतियाँ? 1000 रुपये की। और जो तुम्हारे पास जो कागज, तुम वाणिज्यिक बैंक हो, तुम्हारे पास जो कागज उस पर कितने 1000 रुपये लिखा हुआ? 1000 रुपये मान लो। अब तुम्हारे पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो चुकी, तरलता, तुम्हारे पास कैश नहीं है। अब कैश नहीं है तो तुम किसके पास जाओगे? आरबीआई की। जैसे ही तुमने खरीद कर रखी थी ना, तो 1 महीने बाद तुम्हें समस्या खड़ी होगी। अब ये तीसरा महीना, तो चौथे महीने में 29 तारीख चौथे महीने में ये समझ जाओ, और तुम्हें प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होगी। और तुम्हारे पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम, तुम पहुंचे, ऐसे समझ, तुम पहुंचे इन सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने। अब बेचने किसके पास जाओगे? आरबीआई के। ऊपर बैठा हुआ आरबीआई, ये आरबीआई है, ठीक। इस तारीख को तुम्हें प्रॉब्लम हुई, तुम गए इसके पास, यूँ नहीं आया तुम्हारे पास, ठीक। और आरबीआई ने कहा था तुम टेंशन मत लेना, जो तुम्हारे पास प्रतिभूति ना, जो कागज का टुकड़ा जिस पर तुम्हारे पास लिखा हुआ 1000 रुपये, ये सरकारी प्रतिभूति, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, 1000 रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। और ये 1000 रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेरे पास लेकर जाओ। तो ये बात है, ये पैसे नहीं है, कैश नहीं है। मेन चीज क्या हो? कैश। लोगों को क्या चाहिए? कैश। जो वाणिज्यिक बैंक का, इसे तो कैश चाहिए, और कैश चाहिए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से उस पर क्या लिखा हुआ? 1000 रुपये। अब ये टुकड़ा, कागज का टुकड़ा किसके पास लेकर पहुंचेंगे? आरबीआई। आरबीआई क्या देगा भैया? कैश देगा भैया। कैश ही तो तरलता हो, लिक्विडिटी हो, वही तो तरलता हो। और कैश से लेके तो मजा आनंद हो। अभी तो फिर लोगों को आराम से बांट देंगे, ठीक। अब लेकिन बताइए क्या कहता है आरबीआई? अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जरूर देना हो, ये कागज का टुकड़ा तो रख जाओ मेरे पास, कागज का टुकड़ा तो मेरे पास रख जाओ। ऐसा कैसे रख दो? इस पर पैसा डबल नहीं होने वाला 6 महीने बाद,
तो 5 महीने रहेगा, 5 महीने बाद पैसा डबल हो जाएगा और सारा डबल पैसा तू रखेगा। ये तो गलत बात है। 1,000 रुपये के 2,000 रुपये हो जाएंगे। अब तो 2,000 रुपये तू रखेगा, ऐसा नहीं हमें करना। RBI कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैं ना तुम्हें 8वें महीने में जाकर ये कागज तुम्हें दोबारा वापस कर दूंगा। पहले ये बताओ RBI से लोन लेने गए नहीं है? अब क्या गिरवी रखा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यहाँ कुछ ना कुछ तो रेट अप्लाई होगा। पता कितना रेट अप्लाई? वर्तमान समय में जो रेट, इस रेट को जिस दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता, यस वाणिज्यिक बैंक हैं ये, वाणिज्यिक बैंक कॉमर्शियल बैंक हैं ये, जो कॉमर्शियल बैंकों को जिस दर पर RBI लोन देता उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट इसे बोलते हैं रेपो दर। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? पता लग चुका क्या हुआ? ठीक। अब भैया कैलकुलेशन करके देखेंगे, 1,000 रुपये वाले कैलकुलेशन करके, और वो कैलकुलेशन जैसे ही करके देखेंगे। अभी वर्तमान समय का मैं रेट ले रहा हूँ, अभी मेरे पास मोबाइल फ़ोन है और मैं चेक करता हूँ वर्तमान समय में कितना रेट चल रहा है, वर्तमान समय में जो रेपो रेट कितना चल रहा है। ठीक, इसका सीधा संबंध तुम्हारी अर्थव्यवस्था था। रेपो रेट बढ़ाया घटाया कितना, देखो देख चलते हैं। मैं गूगल के पास जाता हूँ और लिखता हूँ यहाँ से गूगल में जाकर RBI रेपो रेट, RBI रेपो रेट, रेपो रेट। छः 6.5% रेपो रेट चला, 6.5%। कितना? 6.50 या 6.5% चल रहा है इस टाइम रेपो रेट। अच्छा रेपो रेट है, पहले 4% था। अब मैं क्या करूंगा, 1,000 रुपये का ये निकाल लूंगा यहाँ से, और निकालने के बाद क्या करूंगा, ठीक ये ना जो अब कितना पैसा काटूंगा, देख लो ध्यान से मैं कितना पैसा काटूंगा। 1,000 रुपये पूरे देने का, 1,000 रुपये पूरे देने का। देखो कितना पैसे की कटिंग करूंगा मैं, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। ये खरीदने की, जो खरीदने में कागजों में पैसा पूसा लगता होगा सारा का सारा, उसकी बोरो में रखूंगा। यूँ नहीं है कि मैं गवर्नमेंट से वाणिज्यिक बैंकों को पूरे 1,000 रुपये दे दूंगा। पहले इसका रेट निकालते हैं, चलो रेट निकाल लें कितना बैठेगा। चलो 6% निकाल लो, इसका 1,000 रुपये है। अच्छा ये बताओ कितने महीने पहले खरीद रहे तुम कितने महीने पहले खरीद रहे? 8 महीने पहले खरीद रहे तुम। कितने महीने पहले खरीद रहे? 8 महीने पहले खरीद रहे। जब 8 महीने पहले खरीद रहे ना तुम 1,000 रुपये, तो 8 महीने का ब्याज, मैं 8 महीने का ब्याज जोड़ूंगा ना। कितने महीने का? 8 महीने। अरे भाई ध्यान से सुन लेना, क्या किस कोशिश करे जा रही। मैं 8 महीने पहले तुम खरीद रहे हो, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज कितने महीने बाद बिकती हैं? 8 महीने बाद। तो 8 महीने का आसपास का ब्याज देखूंगा, नहीं देखूंगा मैं। ध्यान से देख लो अच्छे तरीके से कैसे कैलकुलेशन करूंगा। मैंने कहा था मैथमेटिक्स ने सारे सब्जेक्टों को बुनियाद हो, जिसे मैथमेटिक्स नहीं समझ में कुछ नहीं समझ में आया। रेपो रेट पे ये क्या है? मूलधन कितना है? 1,000 रुपये गुणा दर कितनी? दर कितनी? 6%। उसे 6/100 लिख दिया, समझ बात है, गुणा। अभी बताओ कितने महीने की बात चल रही है? 8 महीने की। तो 8 महीने की बात चल रही है, ये 12 ये आ गया 12। पता क्यों आया? 12 इसलिए आया, 8 महीने को ना तुम 12 साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 8 महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए, एक साल में 12 महीने हो, तो 8 महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए 8/12, इसलिए मैंने ऐसा करा। अब मैं क्या करूंगा, ये निकाल लूंगा ब्याज में। क्या निकाल लूंगा? अब ब्याज निकाल लो कितना बैठेगा यहाँ से, ध्यान से काट। तो 2 जीरो तो क्या कट जाएगी? 2 जीरो। अब 6 दूनी 12 और 2 चौक गुणा करो, कितना बैठेगा? 40 रुपये। अभी 40 रुपये है ना, जो RBI है वो लेगा ब्याज। समझ बात है? 40 रुपये है वो RBI क्या लेगा? ब्याज लेगा। समझ आई बात? कहने की बात समझ रहे हैं तुम? क्या कहने को उसके जा रही, क्योंकि उसकी समस्या का समाधान नहीं कर रहा। अब बताओ 1,000 रुपये में 40 रुपये काट देंगे, यहाँ कितने पैसे मिलेंगे कॉमर्शियल बैंक को? 960 रुपये। इस टाइम 960 रुपये दे देगा सिर्फ। कितने? 960। और जरा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इस रेट को बढ़ा दूँ 6% की जगह 10% कर दूँ। अभी मैंने 6% रखा, वैसे 6.5 चल रहा है, मैंने सुविधा के लिए 6% रखा तुम्हारी। समझ यही बात है? वैसे 6.5 पर कैलकुलेट होगा। अब मैं 6 की जगह ना अभी मैं 10 करके देखूंगा कितना आगा, देखना अंतर 40 से ज़्यादा आगा कम आगा। अभी बहुत गहरे वाली बात बताऊंगा तुम, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। चलो 1,000 जो का तू रहेगा, 6 की जगह 10 कर दिया, 8 और बट्टे बिना बैठा का 100 गुणा में कितना? 12। चलो 2 जीरो तो 2 जीरो कटेगी, हाँ कटेगी। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, कितना बैठेगा? चलो बताओ, गुणा करो, इसकी से गुणा करेंगे 200 बट्टे में कितना? 3 काटेंगे में बैठेगा 66, तो 66 रुपये। तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? इसका मतलब ब्याज बढ़ गया। ये ब्याज किसके पास से लगाया? ये बोरोविंग खरीदने का चार्ज है। अब ये बताओ वाणिज्यिक बैंकों को 1,000 में 66 घटा कितने पैसे मिलेंगे? 900 बन जाओ 44 रुपये, 944 रुपये मिलेंगे भैया। अब इसके बाद वाणिज्यिक बैंकों को पैसा कम मिलेंगे ज़्यादा मिलेंगे? मैंने क्या बढ़ाया? रेट बढ़ाया नहीं बढ़ाया? पहले रेट कितना रखा है मैंने? पहले मैंने रेपो रेट को कितना रखा है?
अब मैंने रेपो रेट बढ़ाया नहीं बढ़ाया? जब रेपो रेट बढ़ाया तो वाणिज्यिक बैंकों को पहले तो मिले थे 960 रुपए, अब मिलेंगे 944 रुपए। ये वाणिज्यिक बैंकों को क्या कितने मिलेंगे? अब पहले कितने मिले थे? 960 रुपए। अब वाणिज्यिक बैंकों को कम पैसा मिला नहीं मिला? तो फिर आगे भी कम देंगे, आगे भी लोगों को कम देंगे पैसा, फिर लोगों के हाथ में कम जाएगा पैसा। इसका मतलब लोगों के हाथ में जब पैसा नहीं होने का तो इसका मतलब महंगाई पर नियंत्रण हो जाएगा। और आरबीआई का काम क्या हो? क्या बढ़ाया उन्होंने? रेपो रेट। पहले कितना था? 6, अब कितना करा? इसका मतलब आज खास बात पता लग गई हम, आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर जो वाणिज्यिक बैंक उनकी लोन देने की क्षमता को कम कर सके। यही बात सेम टू सेम क्वेश्चन में आई कई बार, 50 बार। देखा मैथमेटिक्स में कितनी खूबी हो। चलो इसका रेट बढ़ा देखता हूं मैं और देखेंगे, देखो कितना पैसा कम हो। चलो 10 की जगह 20 करेंगे हैं। अगर रेपो रेट को मैं 20 कर दूं, वर्तमान समय में 5.5 चल रहा है, 6.5 चल रहा है अभी। वर्तमान का जो रेट है 6.5% के आसपास है। पहले 4 था लॉकडाउन के आसपास में। देखो इसका क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा ज्यादा बढ़ा दिया तो ज्यादा बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बैंकों के लोन देने की क्षमता कम होगी। अभी ये पिछले साल है ना 2021 के बाद केवल 4% था, 4.5% के आसपास रेपो रेट, 4% के आसपास चल रहा था। अब आरबीआई ने जो रेपो रेट बढ़ाया, अब मुझे नहीं बता दो, जब आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, ये सेम सवाल है, बार बार टकरा गए हो। अगर ये छोड़ जाने हाथी तो फिर जिंदगी में इसे पढ़ना कोई फायदा नहीं है। आरबीआई ने जैसे रेपो रेट बढ़ाया तो बताओ वाणिज्यिक बैंकों के पास कम पैसा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? और जब वाणिज्यिक बैंकों के पास खुद ही कम पैसा पहुंचेगा फिर आगे भी कम ही लोन देंगे, कम लोन देंगे। और जैसे कम लोन देंगे ये समझ जाओ, जो भारत सरकार का फिर ग्रोथ थोड़ी प्रभावित होगा। और जब ग्रोथ थोड़ी प्रभावित होगा ये समझ जाओ भारत सरकार रेपो रेट की आलोचना करेगी। क्या भारत सरकार चाहेगी कि रेपो रेट को बढ़ाया जाए? भारत सरकार कुछ भी नहीं चाहती, कोई सा भी रेट नहीं बढ़ाना चाहिए। सही बात है, चाहे वो CRR हो चाहे वो SLR हो, ऐसे सबसे भारत सरकार का जो ग्रोथ थ्योरी है ना वो प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि लोगों के हाथ में लोन लेने के पैसा नहीं आने का। अडानी को पैसा कैसे मिलेगा? अडानी तो बैंक से पैसा लेकर आगा ना, और जब बैंक से पैसा लेकर आगा अब बैंक पैसा कम दे रहे। क्यों दे रहे? क्योंकि रेपो रेट बढ़ा दिया आरबीआई ने। और जैसे आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा देगा तो आरबीआई बार बार रेपो रेट बढ़ाकर वाणिज्यिक बैंकों की लोन देने की क्षमता को कम कर सकता। तो बैंकों को अगर प्रॉब्लम हो जाए ना, बैंकों को अगर प्रॉब्लम, इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई कोई दिक्कत? अब रेपो रेट भारत में काम कर रहा है, कर रहा है अभी, सही बात है, अभी कर रहा है काम। 6.5% अभी। अब 2 महीने बाद ना मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी समीक्षा हो हर 2 महीने बाद। फरवरी के महीने में, मार्च का छोड़ दो, अप्रैल के, मार्च का चल रहा है। अब जो अप्रैल का महीना आने वाला ना उसमें 6 या 7 तारीख आसपास याद रखना, सही बात है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कभी समीक्षा होगी। और तुम ध्यान रखना अगर देश के अंदर महंगाई होगी ना तो महंगाई होगी। महंगाई क्यों आई? महंगाई कौन सी वाली महंगाई है? अगर महंगाई लग रही है ना आरबीआई को कि हाँ ना मार्केट के अंदर एक्सेस मनी सप्लाई है और समस्या, तो पता क्या करेगा वो आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाएगा। पक्की बात है, जो अगले वाले में तारीख आने वाली हो रही। और सच में महंगाई बहुत बढ़ रही, सही। अगर महंगाई बहुत बढ़ रही, क्यों बढ़ रही? क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं। अब जब डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके हाथ में पैसा। अब पैसा क्या करेगा वो? पैसा सोखने का नहीं अभी, नहीं, पता क्या करेगा? पैसा सोख तो सकता नहीं हो, क्योंकि एक बार मैंने तुम्हें पहले बताया, जो पैसा वो उनके हाथ, पैसा उनके हाथ में है, तो क्या करेगा? पैसों को कम जाने देगा मार्केट में। जब कम कैसे जाने देगा? क्योंकि लोग डिमांड नहीं करें। डिमांड क्यों करें लोग? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा। अब पैसा नहीं जानेगा तो पैसा कैसे रोकेगा? रेपो रेट को बढ़ाएगा। और जैसे रेपो रेट को उसने बढ़ाया तो ये समझ जाओ बैंकों की लोन देने की क्षमता इतनी तेज कम हो जाएगी। सोचो आरबीआई ना कभी किसी जमाने में जो रेट था रेपो रेट को बहुत कम से कम रखा। जो पुराने वाले जो गवर्नर थे ना, सारा काम गवर्नर के हाथ में हो। जो आरबीआई हो ना उसका स्ट्रक्चर कैसा है देखो, 3 लोग काम करो उसके अंदर, 6 लोग उसके अंदर, 3 लोग, और 3 तो आरबीआई के पक्ष में, और जो 3 है ना सही बात वे सरकार की तरफ से एक साथ बैठेंगे मिलेंगे। अब जो पुराने वाले गवर्नर थे ना उर्जित पटेल थे, सही बात है, उर्जित पटेल थे, उनसे पहले वाले थे जो, ठीक। अभी तो जो गवर्नर साहब हैं ये गवर्नर साहब इस टाइप के गवर्नर के जो साइन हो नोट पर हो, पता ना तुम्हें। अभी गवर्नर ऐसे है ना, ठीक। अगर इन्होंने कहा सरकार के कहने पर काम करें तो आरबीआई का गवर्नर स्वतंत्र नहीं है, इकोनॉमिक्स की समझ, बैंकिंग की जरा सी भी समझ नहीं है। सरकार ने कहा ना अच्छा गवर्नर साहब इधर मुड़ जाओ तो इधर मुड़ जाएंगे, गवर्नर साहब इधर मुड़ जाओ इधर मुड़ जाओ, CRR बढ़ा दिया, CRR कम कर, CRR कम कर दिया, इधर चलो इधर चल दिए। उन्होंने कहा मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, हाँ जी मनी सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, इस टाइप के गवर्नर है, सही बात है, इनके कहने पर काम कर रहे हैं। बात समझ आई? खुद समझ आई नहीं, बुद्धि नहीं है। जो पुराने वाले गवर्नर थे ना, क्या नाम उनका, शक्तिकांत दास, तो जो पहले थे, उर्जित पटेल हुए, प्रणब मुखर्जी टाइप भी रहे, प्रणब मुखर्जी भी रहे, सरकार की नाक बंद कर दिया था ना, सही बात है। मैं कहता ना
कि रेपो रेट ना बढ़ाओ, ये जान पूछ कर रेपो रेट बढ़ाओ थे। समझ आई बात। तो आरबीआई के बीच में, भारत सरकार के बीच में बार बार लड़ाई चलती रहती है इस चीज को लेकर, क्योंकि भारत सरकार का जो ग्रोथ हो रही था ना वो चौपट हो जाए इससे। समझ बात। या लोगों के हाथ में लोन नहीं जा पाता, तो रेपो रेट बढ़ेगा घटेगा, इसका मतलब समझ में आया। अगर रेपो रेट कम होगा इसका क्या मतलब है, लोगों के हाथ में पैसा चला जाएगा, मार्केट में पैसा निकल कर जाएगा मार्केट में। तो तुम चेक करना, आरबीआई ने कहीं 6.5 ही रखा है इस बार जो आने वाली 2 महीने बाद, फिर अप्रैल के बाद ना मई, फिर जून में आ गई, फिर जून छोड़ देंगे, जुलाई छोड़ देंगे, फिर अगस्त में आ गई। हर 2 महीने बाद में मॉनेटरी पॉलिसी कम से कम 4 बार मीटिंग होनी जरूरी हो, कम से कम, चाहे 6 बार हो जाए 8 बार हो जाए वो अलग बात, लेकिन मुझे 6 बार होनी स्टार्ट होगी। समझ में आई बात है। हर 2 महीने बाद ना जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मौद्रिक नीति हो उसकी वो समीक्षा, समझ में बात है, उसकी समीक्षा हो। और ये सारा स्ट्रक्चर कब से कर रहे हैं हम, 2016 से, जब तो मोदी सरकार आई। बात समझ में आई। अभी रेपो रेट तो समझ में आ गया। अगर रेपो रेट बढ़ाएंगे तो ये बताओ समस्या सरकार को होगी नहीं होगी, समझ में बात है। क्या सरकार कभी चाहेगी कि रेपो रेट को बढ़ाया जाए, सरकार, भारत सरकार कभी नहीं चाहती रेपो रेट को बढ़ाया जाए। और जब भी रेपो रेट बढ़ाया गया है ना, तो सरकार की जो ग्रोथ थ्योरी है वो पूरी तरह चौपट हो जाएगी, सरकार के ना हाथ पैर फूलने स्टार्ट हो जाए, जैसे आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दे, ठीक। लेकिन तुम्हें पता ना, रेपो रेट का जो कंसेप्ट है यही नहीं है पूरी दुनिया में, रेपो रेट का कंसेप्ट। लेकिन रेपो रेट का जो कंसेप्ट है ना, भारत के अंदर कौन ले गए थे, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ले गई थी। समझ बात या। एक तो रेपो रेट होगा, अब होगा एक और रिवर्स रेपो रेट। क्या हो, इसे भी समझ लो, रिवर्स रेपो रेट क्या हो। ये बड़ी खतरनाक चीज है, रिवर्स रेपो रेट। जिंदगी में कभी रेपो रेट मत भूलना मुझे, इतनी गहराई समझा दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। दोबारा मुझे बताना ना पड़े, अब कुछ भी मैगजीन पढ़ोगे ना, रेपो रेट बढ़ाने का मतलब समझ जाओगे। सही बात है। इसका मतलब पक्की बात है, बैंकों को प्रॉब्लम हो रखी और मैं ना आरबीआई के पास लोन लेने जा रहे हैं, आरबीआई के पास लोन लेने जा रहे हैं, और जिस रेट पर लोन दिया जा रहा है ना, उस रेट को हम पता क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। अगर रेपो रेट ज़्यादा होगा ना तो लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, और कम आएगा ना तो डिमांड कम करेंगे, महंगाई को नियंत्रित करा जा सके। आरबीआई इसी अजम्पशन पर काम कर रहा है, लेकिन इस तरह भारत सरकार का ग्रोथ थ्योरी जो चौपट हो जा, समस्या है। हाँ, बात समझ में आई बात। चलो यहाँ तक तो सही है। अब दिक्कत एक, जो सर्टिफिकेट था, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट था, GSEC जिसे बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये किसके पास चले गए 1000 रुपये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अभी बताओ, अब पता लग चुका 8 महीने पूरे बीत चुके। जब ये नए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये वाणिज्यिक बैंक इस आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देंगे, तो पहले तय हो जाएगी यह बात, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देने से पहले, कि जब ये चीज या गवर्नमेंट सिक्योरिटी ड्यू होने वाली होगी। ड्यू होने का मतलब जिसका पैसा मिलने वाला होगा, मोटा पैसा मिलने वाला होगा, बाबू भाई पैसा डबल, ऐसे जब पैसा डबल होने वाला होगा तो डबल पैसा तुम मत लेना आरबीआई, ये मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मुझे वापस कर देना सरकार ने। तो आरबीआई पता क्या कहता है, अच्छा इतना बेवकूफ समझ रहा मुझे, अच्छा कोई बात नहीं। आरबीआई कहता है कोई बात नहीं, सही बात है, तेने गवर्नमेंट सिक्योरिटी ली, तेने पैसा लगाया था, मैंने तुझे वादा कर रहा हूँ 1 महीने पहले वापस लौटा दूंगा। एक डेट फिक्स हो जा, उस महीने टाइम पहले पता लग गया ना, इसकी जो मेच्योरिटी डेट हो, परिपक्वता डेट जो, परिपक्वता का मतलब हो जब भी परिपक्व होने वाला हो, अब पक्का होने वाला, इस डेट तक पहले लौटा दिया जाएगा। 29 तारीख 9वें महीना 2023 को ड्यू हो जाएगा इसका पेमेंट, और सारा का सारा किसे मिलेगा, वाणिज्यिक बैंकों को। तो वाणिज्यिक बैंकों का ध्यान रखा जा सके, वाणिज्यिक बैंकों का ध्यान रखा जा सके, इसलिए ना इसे ना वापस लौटाया जाए वाणिज्यिक बैंकों को। अब पता कितने महीने पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले डेट फिक्स कर दी जा, इससे पहले आप मुझे दे देना सर। मान लो 23 ये 9वां महीना 29 तारीख और 8वां महीना, और ये हो ना जो 2023, ये डेट फिक्स कर दिया गया, ये डेट फिक्स कर दिया गया 29 तारीख 8वां महीना 2023। इसको ने ये पैसा वापस, यो गवर्नमेंट जो वापस लौटाना। अभी ये बताओ लोन किसने लिया था, अभी किससे लिया था, आया समझ में। अब क्या करेंगे, अब इसे जो गवर्नमेंट, अभी इनके पास ना, अभी इनकी तो समस्या सोल्व हो चुकी, अब क्या करेंगे, अब इस डेट था ना, जो ये वाली डेट है, दूसरे वाली डेट है, कौन सी डेट है इन्हें बताओ, जिससे जब पेमेंट मिलने वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, उससे 1 महीने पहले ना जो आरबीआई है इन्हें वापस लौटा देगा सर। फिर कुछ ना कुछ तो ब्याज लेगा, रखने का ब्याज तो लेगा ही सर, सही बात है, वापस लौटा देगा। ऐसा कह सकते दूसरी भाषा में, जो वाणिज्यिक बैंक है कॉमर्शियल बैंक, ये जो कॉमर्शियल बैंक इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई से खरीद लेंगे, या तो उन्हें कह देंगे लौटा देगा, या उन्हें कह देंगे खरीद लेंगे, एक ही तो मतलब, ये खरीदने जाएंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जैसे खरीदने जाएंगे, ध्यान से समझ लो अच्छे तरीके से, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने चले गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने चले गए, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इनके पास आ चुकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इनके पास, सही बात है। तो कुछ ना कुछ तो चार्ज करेगा, कितने रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 1000 रुपये। अच्छा 1000 रुपये है, ये 1000 रुपये है
जब 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये का कुछ ना कुछ चार्ज लेगा, जिस दर पर कुछ तो कुछ रेट लगागा, जिस रेट को लगागा ना उस रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रीपरचेस कर रहा है ना, रीपरचेस का मतलब क्या हो, पुनर्खरीद कर रहा है, आज समझ में। ठीक, पहले तो इसने क्या करा था, जो आरबीआई था, इसने पहले तो इसने जो वाणिज्यिक बैंक थे इन्होंने सरकार तक खरीदा, फिर किस तक, फिर आरबीआई तक बेच दिया, फिर आरबीआई तक खुद खरीद रहा है, जिसे बोलते पुनर्खरीद, रीपरचेस। तो परचेस कर लिया, परचेस करने के लिए कुछ ना कुछ रेट लगेगा, कुछ चार्ज तो लेगा ही अपने पास रखने का, वो सिर्फ ब्याज लेगा, इतने दिन तक मैंने रखा, ब्याज दो मुझे। बात समझ में आई, क्या करने की कोशिश करी जा रही। ठीक, चलो अब हम क्या करेंगे, ध्यान तो सुना अच्छे तरीके से। यहाँ कितने महीने का ब्याज लग, क्या कितने महीने पहले बेचा गया था, 8 महीने पहले बेचा गया था। ठीक, ध्यान तो सुनो, 9 हो 1 महीने, 8 महीने पहले बेच दिया गया था। एक महीने खास बात थी, बस 1 महीने तक रखा था इन्होंने। ठीक, 8 महीने पहले बेच दिया गया था। ठीक, 8 महीने पहले बेच दिया था, नहीं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ठीक, 8 महीने पहले बेच दी थी यहाँ तक। अब यहाँ बताओ 8 महीने का ब्याज लिया था नहीं लिया था, पीछे 8/12 लिखा था, 8 महीने का ब्याज लिया था नहीं लिया था। ठीक, किसने लिया था, कितने महीने का ब्याज लिया था, 8 महीने का। अब मुझे जो नहीं बताओ, अन्य गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कब लौटा दिया, 1 महीने पहले। तुम बता दो मुझे, उसने 1 महीने फालतू का ब्याज लिया नहीं लिया। अरे भाई तुम ध्यान तो, बुद्धि तो सोच लो, कहा था पहले ही मैथमेटिक्स सारे सब्जेक्टों की बुनियाद है। सही बात है, जब मैंने यहाँ कैलकुलेशन करी है 8 महीने रखा नहीं रखा, तो आरबीआई ने जो हो 8 महीने का ब्याज लिया नहीं लिया। ठीक, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितने महीने पहले लौटा दिया, आरबीआई ने धोखा करा नहीं करा। अब आरबीआई की मोरल ड्यूटी है नहीं है कि 1 महीने का ब्याज इसे वापस लौटाओ, है समझ में, इसे वापस लौटा जाए वाणिज्यिक बैंक को। तो इसलिए क्या करेगा, वो रिवर्स रेपो रेट को जान पूछ कर इस हमेशा कम ही रखेगा। दिमाग में घुस रही बात, तो जो रिवर्स रेपो रेट होगा ना, वो रेपो रेट तो हमेशा कम ही होगा। ये बात समझ में आई, कम क्यों होगा, क्योंकि एक तो पहले लौटाना हो सर्टिफिकेट को। ठीक, अब बच्चे क्या करो, रट्टा मारो सिर्फ, इतना विश्लेषण, इतना सूक्ष्मता के साथ विश्लेषण नहीं कर सकता कोई। मैं जब तक संतुष्ट नहीं होता ना पूरी तरह, तो तुम्हें छोड़ता नहीं तो पूरी चीज को। यह मेरी खास बात है। अब तुम जिंदगी भर, अब तुम्हें भी समझा सको रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है, तो कम क्यों रखा जाए। इसलिए रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम ही रहेगा। चाहे चेक करो, भी चेक करके दिखाते हैं, और तुम दिखाते हैं रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है। अब तो तुम्हारे अंदर तक आवाज आ रही है, यार तो कम ही रखना चाहिए। क्योंकि ना ज्यादा ब्याज लिया था, 8 महीने का ब्याज लिया था। देखते हैं रिवर्स रेपो रेट इस टाइम कितना चल रहा है। रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया 3.35। आज तुम्हें पता लग गया रेपो रेट हमेशा ज्यादा ही होगा। अब तुम्हें पता लग चुका है रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होगा। ये बात तुम्हें पता लग चुकी है रिवर्स रेपो रेट कम ही क्यों होगा, क्योंकि आरबीआई की ना मोरल ड्यूटी है, नैतिकता के लिहाज से ना उसने 8 महीने का ब्याज लिया उसने, और 1 महीने का तो देखो उसे ब्याज वापस करना पड़ेगा। पहली खास बात तो यार रिवर्स रेपो रेट को एकदम हमेशा कम करो, सही बात यार। दूसरे नंबर पर इनका 1 महीने का ब्याज वापस करो। बात समझ में आई है बात, ठीक। चलो एक काम करते हैं, अब देखते हैं कितना। तो रिवर्स रेपो रेट, ध्यान से सुनो, रिवर्स रेपो रेट कितना बैठेगा, 3.35 के आसपास चल रहा है। तो मैं इसे 4 मान लूँ या 3 मान लूँ, चलो 3% मान लूँ। तो 1,000 रुपये का मैं निकाल लूँगा। देखो इधर साइड में 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये है, इंटू लगाया कितने परसेंट, 3%। और कितने महीने का भाई, कितने महीने की बात चल रही है, केवल 1 महीने की। 1 महीने पहले लौटा रहा हूँ मैं, 1 महीने पहले लौटा रहा हूँ, नहीं लौटा रहा हूँ, 1 महीने पहले लौटा रहा हूँ। तो 1/, कितना बैठेगा 12। जब 8 महीने पहले लौटाया था तो 8/12 करा था मैंने। तो 1 महीने पहले लौटाया तो 1/, काटो से 3 से, 3 चौक 12, काटो से 1,000, 1,000 तक काटे, 1,000 को 4 तक काटे बैठेगा 25 चौका 100 या 3/100 भी, 100 तो काट दी, 2 0 काट दी। चलो 4 जगह यहाँ तो 2 0 तो क्या कट जाएगी, 2 0। और देखो क्या कट रहा है, 2 दूनी 2 पंजे 3, 5 दूनी 2.5। इतनी बात बताओ समय कितने रुपए घटाने, केवल कितने रुपए कम देगा वो, सिर्फ 2 पॉइंट, यानी 2.5 रुपये कम देगा। 2.5 रुपये कम देगा तो 2.5 रुपये, अब कितने रुपए है, और 1,000 रुपये में 2.5 रुपये कम करो, 997.5।
इसका मतलब अब इसे 997.5 मिलेंगे, 997.5 मिलेंगे। अब पहले कितने थे, अब कितने, 975 हुआ ना, 997, 997 लिख दूं मैंने, पहले 997। अब यहाँ कितने थे, अब यहाँ कितने, 997। इस बीच में देखो ध्यान से, ये रेपो रेट, यहाँ कौन सा, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के। अब बताओ जो सर्टिफिकेट है किसके हाथ में आ चुका, वाणिज्यिक बैंकों के, आरबीआई के। आरबीआई ने उसका काम तमाम कर दिया, खुश। अब जब वाणिज्यिक बैंक खुश, लेकिन देखो यहाँ हुआ क्या। अब ध्यान से गौर फरमाना, अगर खेल सारा यहीं से कैलकुलेशन, ये मैथमेटिक्स इतनी जल्दी थोड़ा समझ में आवा। बात समझ में क्या हो रहा है, वैसे मैं बहुत आसान आराम से समझाने की कोशिश करी तुम्हें क्या है। जो वाणिज्यिक बैंक अब ये 3 रुपये बीच में गए, किसकी जेब में गए। अब देखो आरबीआई, यहाँ हुआ क्या, ये सारा पैसा आरबीआई ने किसका ध्यान रखा, सबसे पहले आरबीआई ने किसका ध्यान रखा था, जनता का। दूसरे नंबर पर वाणिज्यिक बैंक, तीसरे नंबर पर सरकार, अब चौथे नंबर पर सुना पड़ना भी ध्यान रख लिया। समझ में आया बात, है समझ में आया बात। चौथे नंबर पर सुना पड़ना भी ध्यान रख लिया। 960 रुपये खरीदी हुई चीज, 960 रुपये दिए थे, 960 रुपये दिए थे। अब कितने दिए, 997। इतने दिन तक उसने यूज करा। अब इसमें 997 960 घटाओ, 997 नहीं हो, 997 960 घटाओ, कितना बैठा बताओ, कितना, 37 रुपये। कितना, 37 रुपये। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा, 37 रुपये आ रहा, नहीं आ रहा। जो 37 रुपये है, ये 37 रुपये का किसी को फायदा हुआ, किसको फायदा हुआ, आरबीआई को फायदा हुआ, 37 रुपये का नहीं। क्यों फायदा हुआ, जब किसी को फायदा हुआ तो फिर किसी को नुकसान भी होगा। अब जब बता सकते नुकसान किससे हुआ, वाणिज्यिक बैंकों को। 37 रुपये का फायदा किससे हुआ, और नुकसान किससे हुआ, भाई किसी को फायदा होगा किसी को नुकसान होगा, तब किसी को फायदा होगा किसी को नुकसान होगा। तो 37 रुपये का फायदा तो हुआ किसे, आरबीआई को, और नुकसान किसा हुआ। तो आरबीआई पता क्या कर रहा है, जब आरबीआई का वित्त वर्ष खत्म हो ना, आरबीआई का 1 साल पूरा खत्म हो जा, तो क्या करेगा, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके अपना रिजर्व रखेगा। ये उसका खुद का रिजर्व का मतलब आरक्षित निधि हुआ। और वो ना अपने इतना पैसा कमा लेगा, अपना खुद का रिजर्व मेंटेन करके, जो बाकी एडवांस पैसा होगा ना, वो नॉन टैक्स जो हो, नॉन टैक्स गैर कर प्राप्तियाँ, नॉन टैक्स रिसीव हो रही हो, गैर कर प्राप्तियों के तहत ना आरबीआई भारत सरकार को ट्रांसफर कर देगा पैसे, हर साल ट्रांसफर कर, और बहुत अमाउंट। और आरबीआई ना सबको मैनेज करने के बाद सबसे बेहतरीन तरीके से सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। और आरबीआई का जो रिजर्व है ना वो भरा पड़ा, आरबीआई का जो रिजर्व भरा पड़ा हुआ। और इस बात की पता कुल किसका लगा, भारत सरकार का। भारत सरकार को कहती है तुम इतने पैसे जो रिजर्व मेंटेन कर रहे, इतने रिजर्व की जरूरत क्या है, आप हमें क्यों नहीं ट्रांसफर करते। अब आरबीआई पता क्या कहती है, आरबीआई की जो मौद्रिक नीति कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोभ लालच नहीं है, हमारी मौद्रिक नीति अच्छी तरह काम कर रही, आप ना बजट के गोल्डन रूल का उल्लंघन कर रहे। समझ में बात है, आपकी जो राजस्व नीति ना, समझ बात है, जिसे हम फिजिकल पॉसिबल राजकोषीय नीति, उसके अंदर प्रॉब्लम है। आरबीआई की मौद्रिक नीति में वाकई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीति प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम भारत सरकार की राजकोषीय नीति में। और राजकोषीय नीति भारत सरकार बार बार ना ब्लेम करती है आरबीआई को, आरोप लगाती है आरबीआई पर। सही बात है कि बार बार ये रेपो रेट बढ़ाते हैं, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाते हैं, भारत सरकार का ग्रोथ जो थ्योरी है चौपट हो उस पर। इसी बात को लेकर हमेशा लड़ाई रहती है। बात समझ में आई, पता लग चुका, ठीक। प्रॉब्लम आरबीआई के अंदर नहीं है, आरबीआई ने सब कुछ मैनेज करने के बाद ना, इतना सिस्टमेटिकल तरीके से बनाया था, सब कुछ मैनेज करने के बाद उसने खुद भी गेन कर लिया, खुद भी लाभ कमा लिया, और उसके बाद सब चीज़ों को एक साथ भारत सरकार, भारत के आम लोग, भारत के बैंक सब कुछ सेव कर दिया, और खुद भी अपना रिजर्व मेंटेन करके पैसा भारत सरकार को भी ट्रांसफर कर दिया, हर साल ट्रांसफर कर दिया, जो गैर कर प्राप्तियों के अंतर्गत आता है भारत सरकार का। सही बात है, कहीं लौटाना ही नहीं वापस दोबारा, फिर वो पैसा हर साल ट्रांसफर करती है। इतना बेहतरीन मैकेनिज्म बनाया हुआ आरबीआई ने। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट समझ में आया, ये रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों समझ में आए नहीं आएंगे। अब मुझे जरा ये भी बता दो, अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया तो ये कम हो जाएगा, अगर ये कम हो जाएगा तो समझ जाओ, तो फिर लोग जो वाणिज्यिक बैंक उनके हाथ में फिर पैसा कम हो जाएगा। अब ये बताओ, अच्छा रिवर्स रेपो रेट का सिस्टम क्यों नहीं पता लग चुका, क्या कि मेच्योरिटी की डेट्स जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वाणिज्यिक बैंक के हाथ में हो सके, पता लग चुका। रिवर्स रेपो रेट क्यों है, और रिवर्स रेपो रेट कम क्यों है ये पता लग चुका।
अभी वर्तमान समय में कितना रेट चल रहा है? 3.35% के आसपास। और रेपो रेट कितना चल रहा है? अगर रेपो रेट बढ़ाया गया तो ये समझ जाओ महंगाई बढ़ेगी घटेगी? घट जाएगी। क्यों? रेपो रेट बढ़ा दिया तो समझ जाओ वाणिज्यिक बैंक के पास कम पैसा जाएगा, जब कम पैसा जाएगा तो आगे भी कम पैसे देंगे ना, जब कम पैसे देंगे तो लोग डिमांड नहीं करने, जब डिमांड नहीं करने तो महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। समझ नहीं बात है? दिक्कत तो नहीं आती? अच्छा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया गया तो महंगाई पर क्या फर्क पड़ेगा? कम अगर रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया गया, इसे कम कर दिया, इसे 2 ही कर दो तो वाणिज्यिक बैंक के पास पैसा जाएगा, जब पैसा आ जाएगा तो आगे बांटेंगे पैसा, जब आगे बांटेंगे पैसा लोगों का तो पैसा जाएगा, जब पैसा जाएगा डिमांड करेंगे, खेतों में काम करने नहीं जानेंगे, सब कुछ इन्हें अलग में चाहिए ना, वहीं बैठे बैठे ऐसे वजह क्या बढ़ जाएगी? महंगाई बढ़ जाएगी। सही बात है। ठीक, अब उन्हें बताओ रेपो रेट और रेपो रेट में महंगाई में कैसे संबंध? सीधा उल्टा। सीधा कैसा? रेपो रेट को बढ़ाया, रेपो रेट को बढ़ाओ तो महंगाई, रेपो रेट को बढ़ाया महंगाई कम, अनुकर्मानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, वो समानुपाती हो। जल्दी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ ली। देखो एक तो हो रेपो रेट, रेपो रेट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पता किसके? महंगाई के। हाँ, ये अपना फॉर्मूला बनाया हमने महंगाई के। अगर महंगाई बढ़ाई तो घट जाएगा, अगर घटाया तो बढ़ जाएगा। तो रेपो रेट बढ़ाओ, चलो अपने दिमाग में इसे सोचो फॉर्मूले, रेपो रेट बढ़ाया महंगाई कम, रेपो रेट बढ़ाया तो वाणिज्यिक बैंक को पैसा कम मिलेगा, पैसा कम मिलेगा तो डिमांड नहीं करने के, डिमांड नहीं करने के तो महंगाई कम हो जाएगी। तो ये कह रहा है फिजिक्स। वो काम कर रहा है अभी, वो काम कर रहा है अभी। CRR को छेड़ा नहीं भारत सरकार ने, समझ की बात है? CRR को छेड़ा नहीं, जानबूझ के CRR कम हो चुका। CRR का मतलब क्या? अंतर नहीं समझ पाए फिर तो। रेपो रेट में फिर अंतर क्या रह चुका? इसका संबंध लिक्विडिटी से, और उसका संबंध लोकर में बंद करके रख दिया गया हो, वो पैसा मार्केट में आने का ही नहीं। समझ की बात है? ठीक, किस पर किस कौन? अरे पहले तो अभी फिर अगर तू ऐसा समझ पा रही है ना कि CRR और SLR को फिर तो एक ही समझ रही, फिर तू अंतर ही नहीं समझ पाई। इसे में तू दोबारा फिर सजेशन देना, दोबारा फिर वीडियो देख जाएगा। समझ आई बात है? और इस दोनों में डिफरेंस समझ, वो जब भी समझेगी तू 2 या 3 बार वीडियो देख लगी। अभी तक तुझे अंतर नहीं समझ में आया, तू वही गलती कर रही जो सारे स्टूडेंट कर, वे SLR और CRR को एक ही समझ बैठा और सारी किताबें भी समझ में बैठा। या नू कह रही कि जो अगर CRR में फिर SLR में अंतर ही क्या रहेगा? सही बात, भारत सरकार का थ्योरी चौपट। CRR को मैंने कितनी गहराई से समझाया, मैंने कहा भाई इसका जो पैसा बैंक लॉक कर रख दिया गया वो कभी मार्केट में आ नहीं सकता, इसमें ब्याज पे ब्याज मिल रहा है। CRR में ब्याज मिल रहा है क्या? यहाँ तो जगह जगह ब्याज मिल रहा है। समझ में आई बात है? या यहाँ बात लिक्विडिटी की आ रही है। अब वहाँ क्या है? CRR का मतलब पैसे को मार्केट से पूरी तरह सोख लिया गया और वो मार्केट में पैसा आ ही नहीं सकता किसी भी हालत पर, ना कोई ब्याज है। CRR का मतलब कि मार्केट तो पैसे पूरी तरह सोख लेना। हाँ, जैसे 2000 का नोट सोख लिया गया, लोकर बंद करके रख दिया, अब ना बढ़ने का ना घटने का। यहाँ तो हम CRR का जो SLR का जो पैसा उसकी फॉर्म को बार बार चेंज नहीं कर रहे, फिर मार्केट में जा रहा। तो इसका मतलब SLR काम कर रहा है भारत में, और SLR के तहत ही तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आ रहे। समझ में आए बात यार? ठीक, इसलिए कह रहा हूँ मैं पिछले वाली वीडियो को बहुत ध्यान लगा कर सुन। अभी नहीं कम से कम 10 बार देखेगी नहीं वीडियो को, जब भी तेरी बुद्धि में वास घुसेगी, हर बार नहीं पाओगी। सही बात है। मेरे बहुत सारे छात्र दोस्त भी है मेरे, आराम से बैठकर शांति से देखकर बैठकर मगर जितनी बार देखो इतनी बार न्याय मिलेगा, चाहे भूगोल की देख लो चाहे इकोनॉमिक्स की देख लो, जितनी बार देखो इतनी बार ही न्याय मिलेगा। बात तो बताओ, समझ में ही नहीं आई क्या? हाँ, आरक्षित निधि। ये रेपो रेट महंगाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। महंगाई को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया तो इसका मतलब पक्की बात है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ेगी तो सरकार ने जो रेपो रेट है वो कम करा होगा। अगर अगले 2 महीने बाद RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, उसकी समीक्षा होने वाली 6 से लेकर 8 तारीख के बीच में, 6-7 तारीख 6-8 के बीच में समीक्षा होगी, बैठक होगी। बैठक में अगर उन्होंने कहा
कि इस बार आरबीआई ने तय किया है कि वह रेपो रेट को बढ़ाकर 6.5 से बढ़ाकर 7.5 कर रही है। ऐसा तो बताने की नहीं, कहेंगे 200 बेसिस पॉइंट से बढ़ा रही है। बेसिस पॉइंट में बढ़ागी नहीं, 200 बेसिस पॉइंट का मतलब वो 2% बढ़ा दो, 2% बढ़ा दो, उसमें 8.5 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब होगा? रेपो इसका आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाकर 8.5 कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ? महंगाई कम, इसका मतलब मार्केट में पक्का महंगाई थी। समझ की बात है, जब तो महंगाई कम करना चाह रही, और सच में इस टाइम महंगाई बहुत हो रही। मैंने आज स्ट्रिंग की बोतल ली तो 25 रुपए की दी हूँ, 25 रुपए की रुड़की सा 25 रुपए की स्ट्रिंग की बोतल। सही बात है, एनर्जी ड्रिंक जिसे कहते हैं। सोच सकते हो तुम कितनी बुरी हालत है। महंगाई में देख रहा था कि ये बोतल पिछली बार लेकर आते तुम 15 रुपए की मिलती थी। समझ में आया बात यार? ठीक, 25 रुपए की बोतल, स्ट्रिंग की बोतल। बात तो बताओ, अगर सारी चीजों पर दाम बढ़ते जा रहे लगातार, तो तुम्हारा क्या, तुम क्या अनुमान लगाते हो यहाँ से? क्या आरबीआई रेपो रेट को बढ़ागा? अगर तुम्हें लग रहा है, तुम अपने हिसाब से मार्केट में निकलते हो और तुम्हें लगा सब चीज महंगाई बढ़ती चली जा रही, महंगाई बढ़ती चली जा रही, डिमांड बढ़ रही, लोग दोबारा मार्केट में घूम रहे। अच्छा, होली दिवाली के टाइम पे बताओ, होली दिवाली के टाइम पर लोग डिमांड करते हैं, हर चीज़ की डिमांड करते हैं। कोई सोना खरीद रहा है, कोई अंगूठी खरीद रहा है, कोई किसी के लिए गिफ्ट खरीद रहा है, कोई फलाना खरीद रहा है, कोई कपड़े खरीद रहा है, जोड़े खरीद रहा है। तो वो लोग डिमांड करते हैं, हाथ में क्या जा पैसे। तो जब डिमांड करेंगे सब लोग खरीदने पे लगे हुए, काम तो कोई करने से जाने से रात त्योहार हो, तो महंगाई बढ़ जाएगी, घट जाएगी? महंगाई बढ़, जब महंगाई बढ़ जाएगी उसे नियंत्रित करने के लिए जो आरबीआई किसका इस्तेमाल करेगा? अब रेपो रेट को बढ़ागा घटागा हो? तो होली दिवाली के टाइम पर रेपो रेट को बढ़ागा घटागा? सर तो तुम खुद दे रहे, ये तो काम करो वहाँ बैठ कर आरबीआई गवर्नर, तो तुम तो गवर्नर बन चुके। तो आरबीआई भी कर रहे, भी तो क्या कर रहा है? बात समझ में आई? ठीक, इसका ये मतलब, इतनी बात बताओ जो समझ में आई नहीं आई। अब चलो जरा एक सवाल और पूछता हूँ तुमसे। जब लॉकडाउन आया, हर चीज को लॉकडाउन से जोड़ लो, जब कोविड आया तो कोविड के दौरान सब चीजें बंद थी, आपूर्ति बंद होगी, प्रोडक्शन हो नहीं रहा, सब लोग घर में बैठे हुए, नमक की थैली खरीद कर लेकर आ रहे, आए समझ में? नमक, आटा, चाय, कॉफी वगैरह सब मार्केट से खरीद लेकर, सब चीज महंगी। लोगों ने क्या करना स्टार्ट करा? डिमांड। और डिमांड जब करना स्टार्ट करा तो ये बताओ, तो फिर महंगाई को नियंत्रित करने का काम करा होगा। जब महंगाई को नियंत्रित करने का काम करा होगा तो आरबीआई ने रेपो रेट को कम करा होगा, ज्यादा करा होगा? तो पता कितना कर देता था? कुछ कितना कर देता? बताओ कितना करा था? तुम्हारा अंदाजा बताओ कितना कर दिया होगा आरबीआई? अच्छा, ये तो कह सकते हो बढ़ाया तो पक्का होगा। जब बढ़ाया होगा तो जब तो लोगों को कहा था पैसे नहीं। सही बात तो यार, आरबीआई से छेड़ता भी तो क्या करता? बढ़ाता भी तो कहाँ बढ़ाता? सारे तो बैंक बनते। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो। समझ में बात है? कैश में पैसे डालने जाते लोग, तो पैसे भी तो लोग ही डालने जाते। लोग अपने घर में कहते कोरोना का डर लग रहा था, जब एटीएम मशीन में पैसे डालने जाओ, कोई बैंक खुल नहीं रहा था बिल्कुल भी, 21-25 दिन का लॉकडाउन लगाया, तो ये काम ही नहीं करना, इसे काम करना ही बंद कर दिया था। हाँ, प्री कोविड के बाद बढ़ाया, रेपो रेट को बढ़ा दिया, क्योंकि जितने भी दूसरे देश है ना, उन्होंने सबने अपने जो बैंक की दरें वो सबने बढ़ाई, ब्याज दरें बढ़ाई। जैसे ब्याज दरें बढ़ाते हैं ना, तो पता क्या होता, उसका सीधा जो इफेक्ट वो भारत की अर्थव्यवस्था पड़ा। डिमांड सप्लाई का खेल है सारा। समझ बात है? ये बात बताओ तो समझ में आई नहीं आई? रेपो रेट, अच्छा बताओ, रेपो रेट अगर कम होगा तो महंगाई आगी जागी? आगी। तो तुम क्या अपेक्षा करते हो आरबीआई से? रेपो रेट बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए? तुम क्या अपेक्षा करना चाहते हो? महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। तो तुम आरबीआई से क्या अपेक्षा करते हो? रेपो रेट बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब देश के अंदर तुम विकास नहीं चाहते बिल्कुल भी। सही बात है, इसका मतलब तुम सरकार के विरोधी हो। सही बात है, सरकार का विरोध करते हो तुम। अगर तुम कहते हैं ना उठते, अब मैं तुमसे पूछता कि रेपो रेट बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, अगर तुम कहते हैं ना घटाना चाहिए, इसका मतलब तुम बीजेपी के समर्थक हो। बीजेपी पक्का तुम भारत रत्न दुआ देती। समझ आए? समझ आई बात है? अब बीजेपी वाले के सामने मत बोल लेना बिल्कुल भी, किसी के पत्रकार के सामने अगर तुमने बोल दिया ना, ठीक है, रेपो रेट को घटा के 0% कर देना चाहिए।
अगर तुमने बोल दिया ना तो पक्की अगला जो पुरस्कार है ना, अगला नंबर पुरस्कार तुम्हारा ही है। बीजेपी आराम से तो लगा देगा तुम। ठीक, तो बताओ बीजेपी वालों के सामने क्या बोलोगे? रेपो रेट कितना होना चाहिए? 0। हाँ नहीं ऐसे बोलते, मैं तो चाहती मैंने समझा। अभी तो सरकार बीजेपी की है सेंटर में, तो बीजेपी सरकार क्या चाहेगी? रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए? और जो वर्तमान समय में जो गवर्नर है ना, वर्तमान समय जो आरबीआई के गवर्नर है, वे सिर्फ आरबीआई जो ना, वे ना आरबीआई के गवर्नर नहीं है, वे बीजेपी के गवर्नर है। किसके? तो बीजेपी का इधर मुड़ो, जी बाबू जी इधर मुड़ गए, तो इधर चलो जी बाबू जी इधर चल दिए, इधर चलो जी इधर चल दिए। है कैसा पैसा रखा हुआ? रिजर्व। अच्छा, आरबीआई के 2 बंदे भी तो हुए, अगर उनका वोट नहीं पड़ने का ना, उसके बिना थोड़ा पैसा रिजर्व ट्रांसफर हो जाएगा। वो बढ़ता घटता रहा है। हाँ लोकर में बंद वो मैं वो उससे निकाल लिया भी मैं, निकाल के उसे मेंटेन भी कर। अगर कोई चीज़ कम हो, सीआर का रेट कम कर दिया तो पैसा वहाँ से निकालना पड़ेगा। निकाल फिर वही दोबारा डाल दे दूसरे पैसे को, आता जाता रहा पैसा, आता जाता रहा वहाँ से पैसा। सर्कुलेट में नहीं आने का, सर्कुलेट में नहीं आने का। सीआरआर काम ही करना बंद कर दिया तो क्या बात करनी सीआरआर की। अभी तुमने देखा कि वाणिज्यिक बैंकों की अगर हालत खराब हो जाए, अगर वाणिज्यिक बैंकों की हालत खराब हो जाए, ठीक, वाणिज्यिक बैंकों की अगर हालत खराब हो जाए और दीर्घ लघुकालिक लोन चाहिए, तो क्या करेंगे? अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देंगे आरबीआई को, उस पर रेट लेगा, जिस रेट पर ब्याज वो लोन देगा उस रेट को रेपो रेट कहेंगे। दोबारा फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ड्यू डेट से पहले बेच देगा ताकि उसका लाभ उसे मिलना चाहिए। सही बात है, रिवर्स रेपो रेट को और कम करके देगा। ठीक, उसके बाद मैंने सारी कैलकुलेशन समझाई, पेपर को कॉपी में अंदर है ना, नोट्स के अंदर अपने सारी कैलकुलेशन तमीज से लिखनी। सही बात है, एक की जगह दूसरा उदाहरण करके देखियो, अपने आप 2-3 उदाहरण देगा, बढ़ा के देखियो, अपने आप 2-3 उदाहरण घटा के देखियो, बढ़ाओगे तो समझ जाओ इसका ही खेल है सारा। कभी बढ़ाया जा रहा है, कभी घटाया जा रहा है रेपो रेट को, कभी बढ़ाया जा रहा है, कभी घटाया जा रहा है। रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया गया वो अभी तब भी भाई बात बैठेगी। समझ में आया बात? या ठीक, चलो एक बात बताओ मुझे, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। हाँ, वाणिज्यिक बैंक है, अगर इनके पास पैसे की होगी प्रॉब्लम, ठीक, और जो ध्यान से सुनना, इनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी अब खत्म हो चुकी है। समझे नहीं क्या तुम? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी खत्म, कैश भी खत्म, गोल्ड भी खत्म, तब भी प्रॉब्लम होगी। तो सीआरआर का पैसा तो निकालने तो रहे, उसे थोड़ा ही निकाल लेंगे क्योंकि वो लिक्विडिटी संबंधित नहीं है, वो पैसे को सौंप लिया गया था। तो आरबीआई पता क्या करेगी? आरबीआई ना अभी ना 1 रात का लोन देगी। यस, 1 रात के लिए लोन देगी, उसे बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओवरनाइट लोन हो वो, समझ बात है, 1 रात के लिए लोन देगी, उसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। उसके भी यहाँ पर जो लोन जारी होगा उससे सिंपल तरीके था ना, उसे सिंपल तरीके था, उस पर जो रेट होगा वो सिंपल रेट होगा, रेपो रेट के आसपास ही रेट होगा वो। समझ बात? या जो रेट होगा 4.25% के आसपास है इस टाइम। MSF है, जो किसी बैंक की हालत बहुत ख़राब हो जाए, उसके पैसा उस पता लग चुका, कल को उसकी हालत बहुत ख़राब होने वाली, तो MSF के तहत आरबीआई उसे लोन दे सकती है। लेकिन लोन तो देगी, लोन यह है कि अब के पास कुछ कोलेटरल रखेगी। कोलेटरल का मतलब है जैसे वहाँ तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख लेती, बिना सिक्योरिटीज के, बिना गैर प्रतिभूतियों के ही लोन दे देगी, बिना किसी बॉन्ड के ही। अब तो इस टाइम तो वाणिज्यिक मांग के पास कुछ भी नहीं है, पैसे के पास कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो भी नहीं है, जो कैश है वो भी नहीं है, गोल्ड है वो भी नहीं है। तो बिना किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के, बिना किसी कोलेटरल के, कोलेटरल बोलते हैं सर,
कोलेट्रल का मतलब ना तो बॉन्ड है, ना सिक्योरिटीज है, ना कुछ है, ना गोल्ड है। बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी संपार्श्विक के, बिना किसी गैर सरकारी प्रतिभूति के भी अगर एक रात के लिए लोन दिया जा तो वो लोन ही, दीर्घकालिक नहीं है, लघुकालिक, वो लोन ही अब क्या कहलाता, वो लोन ही कहलाता MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। कई साल पहले पेपर में आया था, 2011 तक इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ष 2011 तक से इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी बात बता दो, MSF समझ में आएगा नहीं आएगा। और चाहे MSF हो, चाहे हमारा रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे रेपो रेट हो, ये सारे क्या है, तरलता जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम वाणिज्यिक बैंकों को हुई उसके लिए एडजस्टमेंट, उसका समायोजन है, उसके लिए सुविधा, इसे बोलते हैं समायोजन। चल निधि तरलता समायोजन सुविधा, इसे रेपो रेट हो, चाहे ये सब सारे शॉर्ट टर्म्स हो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी शॉर्ट टर्म्स ना वाणिज्यिक बैंकों की समस्या का समाधान है। ऐसा एडजस्टमेंट कर दिया, सुविधा दे दी ना, फैसिलिटी दे दी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो MSF के बारे में उस पर गूगल पर डालकर सब पढ़ सकते हो आराम से। वैसे समझ में बात है, एक रात के लिए लोन दिया जाता है, इसका रेट भी चेक करना, रेट भी लिखना। MSF का रेट 4.25 के आसपास चलता रहा, इसका रेट 4.5% के आसपास, इसे चेक करके लिख लेना, इसका वर्तमान समय कितना चल रहा है। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक। अगर कल को तुमसे पूछने लगा MSF किसका हिस्सा, इसका हिस्सा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का, समझ में आई बात? इसका मतलब समझ रहे हैं ना। अभी वाणिज्यिक बैंक उनके पास शॉर्ट टर्म समस्या और उसका समाधान करना, तो समाधान करना सुविधा दे दी है ना। तो क्या तो रेपो रेट को इस्तेमाल कर सको, या रिवर्स रेपो रेट इस्तेमाल कर सको, या MSF इस्तेमाल कर सको। लेकिन इसके इनके दोनों के संपर्क में ना कोलेट्रल हम कुछ ना कुछ RBI के पास गिरवी रखना पड़ेगा जब भी लोन देगा। इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात है कुछ भी गिरवी नहीं रखना, विदाउट यानी कोलेट्रल नहीं जमा करना। कोलेट्रल का मतलब बिना किसी संपार्श्विक का मतलब वो बिना किसी प्रतिभूति के भी लोन दे सकता RBI वाणिज्यिक बैंकों को, और वो लोन ले सकते हैं। बात समझ में? ठीक। कितने दिन के लिए? रेट चेक कर लियो, ओवरनाइट लोन बोलते हैं। बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? 4.25 के आसपास चल रहा है। और कितना ले सकते हैं? पता कितना लोन ले सकते हैं एक रात के लिए? जितनी भी जो वाणिज्यिक बैंक जिनके अंदर टोटल डिपॉजिट होता, कुल जो सावधि जमा हुई थी, कुल नेट टाइम डिपॉजिट, नेट डिपॉजिट, टाइम लाइबिलिटीज, ये जो जमा हुआ था ना उसका 2% लोन ले सकते हैं। कितना? 2%। पता लगा कितना? ज्यादा नहीं लोन ले सकते, इस पर लिमिट कर दी गई। लेकिन कोविड-19 में ना इसे बढ़ाकर 3% कर दिया था। कितना परसेंट? 3%। यानी इसका मतलब जो वाणिज्यिक बैंक में 2% की जगह 3% लोन ले सकते हैं। दोबारा फिर समझ लो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत अगर वाणिज्यिक बैंकों की हालत खराब हो जा, सही बात है, उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी नहीं है, तो वे लोन ले सकते हैं। किस तरह ले सकते हैं? RBI से एक रात के लिए लोन ले सकते हैं, ओवरनाइट या अर्धरात्रि लोन बोलते हैं सर, आया समझ में? ओवरनाइट कह दो या अर्धरात्रि लोन कह सकते हैं, ले सकते हैं। और कितना लोन ले सकते हैं? उनके अंदर जितना भी पैसे जमा हुआ था उसका कुल 2%। कितना? 2%। आया समझ में? 2%। मान लो किसी बैंक के अंदर 20 लाख रुपए जमा हुए, तो 20 लाख का 2% कितना बैठेगा? बता दो मुझे। 20 लाख का 2%, ये 20 लाख नहीं हो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो उसका कितना परसेंट निकालना? 2%। कितना बैठेगा? 40। तो 40,000 लोन ले सकते हैं। कितने रात के लिए? तो जितना भी उसके अंदर कुल जमा हुआ था, तो कुल जमा का एक साल के अंदर जितना भी कुल जमा हुआ ना उसका 2% में लोन ले सकते हैं। इसे हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। समझ में आया बात? क्या ठीक? ये भी क्लियर हुआ? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये क्लियर होगा नहीं होगा? ठीक। अब हम क्या समझने वाले हैं? रेपो रेट क्लियर, रिवर्स रेपो रेट क्लियर, MSF क्लियर। ठीक। अब आजकल एक बड़ा अच्छा वर्ड चल रहा है, SDF। और ये तो पिछले साल ले गए हम SDF। जो SDF है ना, ये पिछले साल ले गए, तो बहुत ही चर्चाओं में। दिल आज फिर बड़ा है रो।
अब हम पढ़ने वाले एसडीएफ क्या है। और एसडीएफ नए नए टर्म आते रहते हैं। एक काम करो, तुम इसे नोट कर लो थोड़ा थोड़ा, उससे क्या होगा, मुझे स्पेस मिल जाएगा, लिखने के लिए मुझे स्पेस मिल जाएगा। इसे नोट करो पहले, सुनो ध्यान से। एक सवाल और पूछता हूँ, मात्रात्मक उपाय का मतलब क्या हो? कितना पैसा मार्केट में जाएगा? क्या CRR तुम्हें पता लगा कितना पैसा मार्केट में जाएगा? इसका मतलब CRR मात्रात्मक है। क्या SLR तुम्हें पता लगा कितना पैसा मार्केट में जाएगा? क्योंकि 18% मैंने रोक लिया पैसा, वहीं रास्ते पे रोक लिया मैंने, पैसा जा ही रहा था, रास्ते पे रोक लिया, गेट पे ही, समझ गए? इसलिए पैसे रेपो रेट में भी बताया, बढ़ा दो कम जाएगा मार्केट में पैसा, गेट पे रोक लिया मैंने, पैसा गया नहीं गेट तो बाहर। रिवर्स रेपो रेट का यही मतलब है। ठीक है, एक सवाल पूछता हूँ, क्या रेपो रेट मात्रात्मक है नहीं है? रेपो रेट मात्रात्मक है नहीं, लिखा हुआ तो मात्रात्मक उपाय लिखने के सारे, उसके लिए चाहिए सारे हैं। इसका मतलब कितना पैसा मार्केट में जाएगा ये रेपो रेट तय करेगा। रिवर्स रेपो रेट मात्रात्मक है नहीं है, CRR मात्रात्मक है नहीं है। मात्रात्मक का मतलब कितना पैसा मार्केट में जाएगा, लोगों के हाथ में कितना धन ऋण होगा। समझ में आया बात? है इतनी बात बताओ, समझ में आई है? रेपो रेट बढ़ाने तो भारत सरकार का ग्रोथ थ्योरी जो चौपट होगा नहीं होगा। भारत सरकार ग्रोथ करना बंद कर देगी, नहीं कर देगी। भारत सरकार क्या ये चाहिए, क्या रेपो रेट को बढ़ाया जाए? पिछले 2 साल के अंदर रेपो रेट बढ़कर 200 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा, 225 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा। ये कभी 4 के आसपास था। और 225 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या हो, 225 बेसिस पॉइंट से बढ़े, इसका मतलब 2.4, उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा, उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। समझ में आया बात? है रेपो रेट बढ़ेगा। रेपो रेट RBI ने क्यों बढ़ाया होगा? क्या महंगाई थी? बहुत थी महंगाई, आया समझ में? चलो, अगर रेपो रेट को कम कर दिया गया, इसका क्या मतलब होगा? तरलता बढ़ जाएगी। अगर तरलता बढ़ेगी मार्केट में, अगर लिक्विडिटी को, अगर मैं रेपो रेट को कम कर दिया, तो रेपो रेट को कम करने में फायदा क्या होगा? मान लो लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, ठीक, बेनिफिट क्या होगा? इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी। भारत सरकार की जो राजकोषीय नीति, उसका रिपोर्ट कार्ड सुधर जाएगा। ठीक, रिवर्स रेपो रेट का भी यही हाल होगा। ठीक, अब एक तरफ तो रेपो रेट है, एक तरफ रिवर्स रेपो रेट है। एक तरफ रेपो रेट है, एक तरफ कौन सा रेट है? रिवर्स रेपो रेट। इन दोनों के बीच में गैप बताओ कितने का? आ जाओ मैं बताता रहा हूँ। ये 6.5 और ये 3.5, इनके बीच में गैप बताओ इस टाइम वर्तमान में कितने का? पहले कहा गया था इनके बीच में गैप 1% होना चाहिए, पहले कहा गया था 2005 में, इनके बीच में गैप 1% होना चाहिए। लेकिन इनके बीच में गैप देख रहे हो तुम कितना? 6.5 मतलब तुम घटाओ 3.3, घटा लो मोटे मोटे तरीके, 3.5 ही घटा लो। चलो 10 में तो 5 गए, 5 1 कितना बच जाएगा? 5 में 3 गया 2, 2.5% का। पहले इनके बीच में 1% का गैप हुआ करता था। अब जो गैप ना बढ़ कर गैप बढ़ता जा रहा है 2.15%। इसका मतलब क्या हो? अगर रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या हो? देखते कितना बुद्धि चलाते हैं तुम। अगर रिवर्स रेपो रेट के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, इनके बीच में तो गैप कम होना चाहिए। गैप कम होगा तो उसका क्या फायदा होगा? गैप ज्यादा होगा तो उसका क्या फायदा होगा? अगर इसे मैं बढ़ा दूं रिवर्स रेपो रेट को, तो इसका नुकसान किसे होगा? अगर मैं इसे बढ़ा दिया तो नुकसान किसे होगा? तो वाणिज्यिक बैंक क्या चाहिए? सब कम कर रखूं। अगर वाणिज्यिक बैंक को, अगर मैं इसे बढ़ा दिया तो नुकसान किसे होगा? किसे? वाणिज्यिक बैंक को। हेलो, नमस्ते। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में अगर गैप बढ़ता जा रहा है, अगर मैं रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया तो फायदा किसे होगा? अच्छा, तो मैं इसे कम कर रखूंगा मैं। अगर मैंने इसे बढ़ाया तो इनके बीच का गैप कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर मैंने इसे बढ़ाया गैप कम हो जाएगा, लेकिन नुकसान किसे होगा? तेरे पास आज तो जोड़ घटा नहीं आ रही, तेरे पास क्यों जोड़ घटा का काम है?
आराम तो दिमाग ठंडा रख कर सोचो, ठीक है नहीं। मुझे ये बता दो अगर मैंने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया तो यहाँ पैसा कम आगा ज़्यादा आ गया? कम हो जाएगा। तो नुकसान किसे हुआ? वाणिज्य बैंकों को। अगर मैंने से बढ़ाया तो ठीक है। अगर मैंने से देखो यहाँ मान लो तो 6 मान लो तुम, उसे बढ़ा के मैंने 5 कर दिया, तो गैप पहले गैप कितना के बीच में बढ़ाई, अब कितना होगा? गैप जितना ही कम होगा तो नुकसान किसे होगा? तो फायदा किसे होगा? दिमाग में घुस रही है। इतनी गहराई तक अगर पढ़ने की क्षमता है ना तो ये यूपीएससी। तो वही बात है, ऊपर तो नहीं पूछता। दो अभी अभी रुक जाओ, अभी तो मैंने गया, अभी तो गया नहीं। मैंने बताया ना अगर अपनी पढ़ाने पर जाऊँ ना तो जो CAPA पढ़ने फिर ना ऊपर गुजाक तेरे कहने के, अभी तो पढ़ाया नहीं मैं। इतना बड़ा नोट्स तैयार कर रखा ना, इसे बनाने में पूरा 1 साल लगा था, 1.5 साल। इस नोट्स को बनाने में पूरा 1.5 साल अपने हाथ तरीका रखा है सब, ठीक है। और 10 टीचर को देखा होगा कम से कम पढ़ाते हुए, क्या पढ़ा रहे हैं। सही बात है। फिर गया आप ऑक्सफोर्ड में कैसे पढ़ाऊँ जब जाएगा ना नोट्स तैयार करा है, काम पढ़ाने का हो तो ऐसा हो, इतने डेप्थ में जाना पड़ेगा। इसका मतलब रेपो रेट, चुप जाओ, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में मैथमेटिक्स का खेल है सारा। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में अगर गैप जितना ही ज़्यादा बढ़ेगा, बढ़ेगा गैप। ये गैप क्यों बढ़ा? गैप कम हुआ, गैप कम होगा। गैप कम ज़्यादा कम कब होगा? जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा। अगर मैं से यहाँ से टाइम 6 यहाँ में 5 कर दूँ तो कम हो जाएगा नहीं? गैप कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जब गैप कम हो जाएगा इसका मतलब अगर फिर नुकसान किसे होगा? वाणिज्य बैंकों को। तो वाणिज्य बैंकों को नुकसान होगा तो अगर लोन नहीं देने के, पक्की बात है। जब लोन नहीं देने का अगर तो भारत सरकार का ग्रोथ थोड़ी चौपट होगा। तो भारत सरकार इनके गैप को ज़्यादा करना चाहेगी, कम करना चाहेगी? ज़्यादा करना चाहेगी गैप को ज़्यादा करना नहीं चाहेगी। इसलिए तो उन्होंने रिवर्स रेपो रेट पर ध्यान बढ़ाया नहीं अब तक, 3.5%। इसलिए रिवर्स रेपो रेट को रोक कर रखा उसने। रिवर्स रेपो रेट को भारत सरकार ने रोक कर रखा, 3.35 कर रखा अभी। और इनके बीच का देखो गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? इनके बीच का गैप लगातार बढ़ता जा रहा है और गैप बढ़कर 2.15% होगा। कितना होगा? आया समझ में? इतनी बात। दो इनके बीच का जो गैप बढ़कर 2.15% के आसपास होगा। और जब गैप 2.15% के आसपास हो चुका है, इसका मतलब जो RBI ना भारत सरकार जो कह रही है, RBI वही करता चला जा रहा है। भारत सरकार कुछ दिक्कत नहीं तो काहे का RBI जब रिवर्स रेपो रेट को ना तो बढ़ाया गया ना घटाया गया, 3.35% रख रखा। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका तो यही मतलब है ना कि जब अगर उसे बढ़ा देते तो इनके पास पैसा कम हो जाता। अगर इनके पास पैसा कम हो जाता तो ये फिर भारत सरकार टी करते, फिर टी नहीं तो बोलते खी तो भारत सरकार फिर खी कर। तो इसे बढ़ाया तो नहीं गया। अगर इसे बढ़ा देंगे गैप कम हो जाएगा, और गैप कम हो जाएगा तो नुकसान किसे होगा? भारत सरकार को। एक स्टेटमेंट पूछता हूँ, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच का गैप कम करके भारत सरकार की ग्रोथ थ्योरी, भारत सरकार का आर्थिक समृद्धि में कमी होती है। आर्थिक समृद्धि में कब? तो गैप करने पर, मैंने कम करने पर कहा। हाँ तो कमी नहीं होती भारत सरकार की आर्थिक समृद्धि में। इतना सोच नहीं सकते तो कुछ बोल बाउंसर। अरे भाई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच गैप कम कर दिया, ये गैप कम होगा। तो बताओ इनकी आर्थिक समृद्धि चौपट नहीं हो जाएगी? तो आर्थिक समृद्धि कम नहीं हो जाएगी, जीडीपी में वृद्धि कम नहीं हो जाएगी, आर्थिक समृद्धि कम हो जाएगी, जीडीपी कम गिर जाएगा इनका। समझ आई बात है? तो ये क्या चाहेंगे कि गैप को ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए। और गैप ज़्यादा से ज़्यादा कब होगा? जब इस एक को छेड़ो ना, बिल्कुल नहीं, एक को बिल्कुल नहीं छेड़ो। इतना इस रिवर्स रेपो रेट को उन्होंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, जो का तू रख रखा है। समझ में? रिवर्स रेपो रेट को तो न्यूट्रल कर दिया उन्होंने बिल्कुल। हाँ समझ में आया बात? या रिवर्स रेपो रेट को बिल्कुल न्यूट्रल कर दिया। बात समझ में आई? ठीक। रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं? अब ये भी देख लो। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट इनकी परिभाषा तुम चाहे गूगल पर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सर्च करके मतलब तो समझ गए ना तुम। कोई तुम मुझसे पूछे रिवर्स रेपो रेट क्या हो? जो आरबीआई के पास जो सिक्योरिटीज पड़ी हुई थी, उस सिक्योरिटी को खरीदने का, जो आरबीआई ये वाणिज्यिक बैंक उस सिक्योरिटीज को खरीद कर ना आरबीआई को लोन देते हैं। किसे लोन दे रहे हैं? आज समझ में? आरबीआई क्या देते हैं?
लोन नहीं कहते, इसको कोलेटरल कह दो, जमानत राशि बोल लोगे, जमानत राशि, जमानत राशि जमा करेंगे। ठीक, तो रेपो रेट हो चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, इसके संपर्क में कोलेटरल या जमानत राशि जमा होती है। लेकिन जो MSF है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, उसके पक्ष में कभी भी जमानत राशि जमा नहीं होती। ठीक, फिर ये SDF क्या बोला? SDF मार्केट में दो साल पहले कॉन्सेप्ट आया SDF, नए नए कॉन्सेप्ट आते रहते हैं। इस बार कुछ भी आया तो सर तमीज से पढ़ना बैठ कर, 2 महीने बाद समीक्षा हो, हर 2 महीने बाद ही आगा तो मैगजीन में सब मिल जाएगा। अब SDF क्या है? अगर मार्केट के अंदर RBI जो वाणिज्यिक बैंक है, इनके पास सारा कुछ मैनेज करके पैसा बच गया, सब कुछ मैनेज करके इनके पास पैसा बच गया। अगर मैनेज करके इनके पास पैसा गया बच, सब टोटल बच गया पैसा। बचने के बाद इनके हाथों में पैसा रखा हुआ, जब इनके हाथों में रखा हुआ पैसा बच गया, अब ये अधिशेष है उनके पास हो, और अधिशेष बहुत खतरनाक हो। ये क्या करेंगे? रेपो रेट के आसपास ही, जैसा रेपो रेट चल रहा होगा ना, उसी दर पर ना RBI के पास जमा कर देंगे। कहाँ जमा कर देंगे? RBI के पास। दोबारा फिर समझ लो, SDF क्या हो? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग का मतलब डिपॉजिट कर दो RBI के पास, जो अधिशेष है तुम्हारे पास। तुम वाणिज्यिक बैंक को, तुम्हारे पास पैसा एडवांस पड़ा हुआ, सब कुछ मैनेज करके तुम्हारे पास एडवांस पैसा बच चुका साल में, वो सारा पैसा मुझे दे दो। नहीं तो मार्केट में अगर तुम मुझे पैसे उतारोगे तो समस्या खड़ी कर देगा। ऐसा मतलब, तो जो अधिशेष पैसा है ना, उसे सोखने के लिए, अधिशेष पैसा किसके पास है? वाणिज्यिक बैंकों के पास। वाणिज्यिक बैंकों को सारा पैसा मेरे पास जमा कर देना चाहिए, RBI के पास अधिशेष पैसा। बात समझ में आया? हाँ, पैसा दूंगा, ब्याज दूंगा तुम्हें। अब ब्याज कुछ ज़्यादा नहीं देने का, 3.75% के आसपास चल रहा है। SDF का जो रेट है 3.75 के आसपास है, ज़्यादा रेट नहीं देने का। एक ही काम था, मैं ये चाहता हूँ ताकि मार्केट के अंदर महंगाई ना बढ़ा। अगर तुमने जो तुम्हारे पास एडवांस पैसा ना, अगर तुमने सब मार्केट में उतार दिया ना, तो समस्याएं खड़ी हो जाएगी। समझ में आया बात है? मैं तुम्हें सिर्फ इसमें कोई कोलेटरल नहीं है, कोई जमानत राशि नहीं मिलनी है, बीच में कुछ गिरवी रखा जा रहा है, इस जमानत राशि तो नहीं है कुछ भी। इसका मतलब जो तुम ना मुझे पैसा दोगे, इसके SDF के तहत जो तुम मुझे पैसा दोगे, उस पर सिर्फ मैं तुम्हें ब्याज दूंगा, वो भी बहुत कम होगा। और दूसरे नंबर वो पैसा मैं चाहता हूँ मार्केट में नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट में आया तो एक्सिस मनी सप्लाई हो जाएगी। अगर एक्सिस मनी सप्लाई हुई तो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा और डिमांड बढ़ा देगा। जो डिमांड है ना, वो सप्लाई को छोड़कर ऊपर चला जाएगा, और डिमांड सप्लाई के बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा। और डिमांड और सप्लाई के बीच में जैसे गैप क्रिएट हो जाएगा तो डिमांड लोग करना स्टार्ट कर देंगे। जो डिमांड वो उस अनुपात में नहीं बढ़ पाएगा जिस अनुपात में सप्लाई बढ़नी चाहिए थी, डिमांड बढ़ता चला जाएगा, सप्लाई उस अनुपात में नहीं बढ़ने जाएगी। और डिमांड के बारे में एक ही बात कही जाए, डिमांड जो हो वो न सिर्फ जो करेंसी है, जो मुद्रा, वो सिर्फ डिमांड क्रिएट कर सकती है, सप्लाई को क्रिएट नहीं कर सकती। तो मनी क्या था? मनी इंक्रीज द डिमांड कैन नॉट बी इंक्रीज सप्लाई। सही बात है, मनी कभी भी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकता, मनी केवल डिमांड बढ़ा सकता। तुम्हारे हाथ में पैसा तो तुम सिर्फ क्या कर सकते हो? मांग कर सकते हो। पैसे को तो ना तुम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। थोड़ा ये पैसा दिखाया और प्रोडक्शन हो रहा है, गेहूँ उग रहे, वहाँ तो खेत में फला लेके जाना पड़ेगा। आज थोड़ा इनके 500 रुपये का नोट और गेहूँ उग ले। इतनी बात बता दो, समझ में नहीं आई कोई दिक्कत? एक चीज़ और समझ लो, मैं यहाँ तक क्लियर कर दिया सारा का सारा। ठीक, अब बैंक रेट क्या हो? बैंक रेट भी समझ लो क्या हो। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन समझेंगे, अलग से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इनकी जरूरत नहीं, अलग से नए टर्म आते रहते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले एक LTR आया था, फिर एक TLTR आया था। LTR क्या था देख लो, लॉन्ग टर्म रेपो रेट। लॉन्ग टर्म रेपो रेट यानी इसका मतलब एक और सुनो, रहेगा कौन कौन सा देख लो। एक तो रहेगा बैंक रेट, एक रहेगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसे हम कल पढ़ेंगे, समझे? ओपन मार्केट ऑपरेशन और बैंक रेट रहेगा, इन दोनों को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम क्लास रोकते हैं और आगे काम देते हैं तुम्हें। ठीक।